सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे हम लोग अ, उसी को स्टार्ट करते क्योंकि बेसिकली नेक्स्ट जेएस ऐप हमें इंस्टॉल करने तो ही गया है। ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या चीज़ें होती है उसको एक बार हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे अभी एक दो तीन क्लास में शुरू किए। अभी क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट से ज़्यादा फेमिलियर है, तो हम लोग क्या करेंगे जावा स्क्रिप्ट के ही कोड में लिखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा टाइप एरर आ जाता है अगर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो। बट जब जहाँ तक मैं हमारा कोड रन टाइम एरर नहीं शो कर रहा है तब तक हम लोग जावा स्क्रिप्ट ही रन कर रहे हैं। जब हम लोग क्या करेंगे डेटाबेस को इंटीग्रेट करेंगे, देन वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट में, क्योंकि बेसिकली हमें कोड तो टाइप स्क्रिप्ट में ही करने प्रोडक्शन लेवल पे। बट जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, तो मैं शुरू में कंफ्यूजन नहीं देना चाहता हूँ लोगों को कि आप ना थोड़ा सा जावा टाइप स्क्रिप्ट के बारे में ना डाइवर्ट हो। तो नेक्स्ट जेएस पे फोकस करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। देन जो भी जितना बेसिक है टाइप स्क्रिप्ट हमें नीड होगी प्रोजेक्ट के लिए, वो आगे चल के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। एक मिनट। आकांक्षा जी, आपकी खांसी कैसे सही हो गई? सर पता नहीं खुद ही सही हो गई। मैंने दवा भी छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है कि जब भी हम नेक्स्ट जेएस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हमें कौन सा कमांड रन करना होता है, जैसे कि हमें पता ही है कि जावा नेक्स्ट जेएस का जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे हमें दिया गया है। बेसिकली जो कमांड हमें दिया गया है उस कमांड को हमने टर्मिनल पे जैसे ही रन करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली जो हमें यहाँ पे कमांड दिया गया, इस कमांड को बेसिकली हम क्या करते हैं अपने टर्मिनल पे जैसे रन करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्या नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कैसे क्या क्या होता है। जब भी हम लोग नेक्स्ट जेएस बेसिकली यहाँ पे एनपीएम के साथ दिया है, आप एनपीएम जानते हैं। तो आप एनपीएम के साथ में ये एनपीएम वाला कमांड आपको क्या करना है, कॉपी करना है और देन इसको अपने टर्मिनल पे रन कर देना है। ठीक है। अगर आप मैनुअली अगर कोई दूसरा अपने फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो माई ऐप जो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट दिया गया है उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने सिंपल जो भी आप नेम रखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है। तो जब भी हम ये कमांड रन करेंगे अपने टर्मिनल पे, तो बेसिकली हमें एक रॉ नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपका कुछ इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जब भी आप वो कमांड रन करेंगे। एक ऐप फोल्डर होगा, देन पब्लिक फोल्डर होगा, गिट ये सारे गिट इग्नोर, ये सारी सारी फाइलें होंगी। ठीक है। इन सारी फाइलों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले से ही, तो उतना मैनुअली मतलब बेसिकली बड़ा फंडामेंटल है ये, इसके बारे में भी नहीं डिस्कस खासकर आप लोगों के साथ, क्योंकि एक दो बार हम लोगों ने ऑलरेडी इस सारे फाइल्स के बारे में डिस्कस कर ही रखा है। और अभी हम लोगों को इस फाइल्स के साथ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जब करना होगा तो हम लोग ऑलरेडी इस पर डिस्कस फिर से कर लेंगे। अदरवाइज आपको जो मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल्स है, ये जो जब हम रॉ नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल है, जिसमें क्या है कि जो भी हम लोग एक्सटर्नल पैकेज या लाइब्रेरी हम लोग ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि एनपीएम इंस्टॉल करके जो भी हम एनपीएम पैकेज को ऐड करेंगे, या फिर जो बाकी अदर पैकेजेज हैं जो कि जब हम नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें मिल जाता है, तो अब यहाँ पे आके देख सकते हैं बेसिकली पैकेज डॉट जेसन में कि हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली कौन कौन से लाइब्रेरी और को बेसिकली यूज कर रहा है। ठीक है। डिपेंडेंसी के में वो सारे पैकेजेस होंगे जो डिपेंड जिसके ऊपर हमारा पैकेज हमारा प्रोजेक्ट क्या है डिपेंडेंट है, जैसे कि जब भी हम
एक नेक्स्ट जेएस ऐप को रन करते हैं, तो ये बेसिकली नेक्स्ट जेएस रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, जो कि सिंपल डॉम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जो भी हम जावा डॉम मैनिपुलेशन होता है बेसिकली, जब हमारा कोड डॉम जावास्क्रिप्ट को जब एक रेंडर करने के लिए हमें डॉम की नीड होती है, तो बेसिकली ये डॉम क्या है, एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है जिसका हमें यूज करना होता है, जो जिसको मैनुअली हम नहीं इंस्टॉल करते, ऑलरेडी जब हम नेटजेएस का कमांड जो रन करते हैं उसके साथ ही ये सारी चीजें सेटअप हो जाता है, ठीक है। डेव डिपेंडेंसी नाम का जो ये कीवर्ड है, बेसिकली की एंड वैल्यू का जो पेयर है डेव डिपेंडेंसी, ये बेसिकली क्या, डेवलपमेंट जब हम कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, डेवलपमेंट वाले इन्वायरमेंट में हमें इस सारी चीज की नहीं होती, इसको हमें प्रोडक्शन में सेंड करने की जरूरत नहीं होती है, तो हम उसको डेव डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज जो लास्ट क्लासेज हुई थी उसमें जाके एक बार इसको डिस्कस देख लीजिएगा। बाकी अभी जब हम लोग मैनुअली कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि कैसे वो पैकेज हम कहाँ पे देख सकते हैं, कि वो पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया वो कहाँ हमें दिखेगा, कि वो पैकेज जो कि हम यूज जो कर रहे हैं वो कहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में शो हो रहा है, ठीक है। तो वो इसी पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर जाके हम देख सकते हैं, या तो डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में होगा या तो डेव डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में। मैटर करता है कि हम उस पैकेज को किस तरीके के यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक में हम फिक्स एसेट को रखते हैं, जो कि बेसिकली जो स्टैटिक एसेट होते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गए या कोई सीएसएस फाइल हो गए या वीडियोज हो गए, उसको अभी डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो मोस्टली क्या है कि जो हमें समझना है क्या है, कि जब भी हम एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर क्या है, वो ऐप फोल्डर है, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि जब भी हम जो हम नेक्स्ट जेएस का ऐप राउटर यूज कर रहे हैं, तो ऐप राउटर के लिए हमें ये ऐप फोल्डर है, ये कन्वेंशन है कि आपको ऐप फोल्डर बनाना ही होगा। अगर आप जो कमांड दिया गया है वो अगर कमांड ना यूज करके आप मैनुअली भी अगर नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना होगा, ऐप फोल्डर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस ऐप फोल्डर का खासियत क्या है, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट में मल्टीपल पेजेज होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल पेजेस बनाने के लिए हमें मल्टीपल टाइप्स की बेसिकली क्या वो करना होगा, फाइल्स बनाने होंगे, ठीक है। अब उन सारे फाइल्स को बेसिकली मल्टीपल पेज बनाने के लिए बेसिकली हमें मल्टीपल राउट्स बनाने होंगे। तो नेक्स्ट जेएस क्या करता है, हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे, क्योंकि ऐप राउटर जो है ना, फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम है। फाइल बेस्ड बेसिकली क्या, कि इस ऐप फोल्डर के अंदर जब भी अगर हम कोई एक फोल्डर बना के उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट जेएस या टीएस नाम की फाइल बनाएंगे, ठीक है। इस ऐप फोल्डर के अंदर जब भी हम पेज डॉट जेएस या जस्ट एग्जांपल, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये ऐप फोल्डर के अंदर अगर हम लोग कोई फोल्डर बनाते हैं या फिर डायरेक्टली भी पेज डॉट टीएस फाइल या जेएस फाइल, ठीक है, अगर हम इस नाम की अगर फाइल्स बनाते हैं, तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली क्या है, कि एक राउट की तरह हमें बिहेव करेगा, ठीक है। राउट किसको हम बोल रहे हैं, कि जब भी हम अपने वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को हम गूगल में सर्च करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, गूगल पे उस वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं, जैसे एग्जांपल कि गूगल या फिर जस्ट फेसबुक डॉट कॉम अगर हम लिखते हैं, तो बेसिकली ये फेसबुक का क्या है, डोमेन नेम है। बट ये पूरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अलग अलग पेजेज हो सकते हैं, बेसिकली जैसे जस्ट लाइक facebook.com/प्रोफाइल नाम का एक पेज हो सकता है, जहाँ पे बेसिकली हम अपने प्रोफाइल को जाकर देख सकते हैं, या फिर facebook./ करके सेटिंग का पेज हो सकता है, या फिर पोस्ट का पेज हो सकता है, अलग अलग पेजेज होंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे हमें भी अलग अलग पेज की नीड होगी, ठीक है, क्लियर।
तो उन सारे पेज को बनाने के लिए हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल, हमें नेक्स्ट में हमें ऐप फोल्डर के अंदर आके अगर हमें जो भी जिस भी नाम का राउट्स बनाना है, जैसे कि प्रोफाइल नाम का हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या है, स्लैश लगा के जो प्रोफाइल नाम का हमने क्या बनाया है, राउट्स बनाया है। तो अगर हमें प्रोफाइल नाम का राउट्स बनाना है तो हमें इस पे ऐप फोल्डर के अंदर एक प्रोफाइल नाम का क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। और उस फोल्डर के अंदर क्या कर देना, पेज डॉट टीएस नाम की एक फाइल बना देना है। ठीक है। और उसमें जो भी कोड है, इसलिए एक रिएक्ट कंपोनेंट हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारा उस पेज का कोड होगा। ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि अगर हमें जो भी राउट्स बनाने हैं, ठीक है, उस राउट को जिस भी नाम का राउट्स बनाना है, उस नाम का हमें क्या करना है, सिंपल सा एक फोल्डर बना देना है। और उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएस पेज पेज डॉट जेएस नाम का हमें क्या करना है, फाइल्स बनानी है। ठीक है। पेज डॉट जेएस या टीएस पेज, ये जो नाम है, ये कन्वेंशन है नेक्स्ट जेएस का, आपको ये नाम कंपलसरी है, अदरवाइज हमारा जो राउट है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है। अगर पेज नाम के अलावा कोई और नाम हम रखते हैं अपने फाइल्स का, तो बेसिकली वो जो राउट होगा वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एरर शो होगा, बट उसको हम पब्लिकली देख नहीं सकते। ठीक है। तो ये पेज डॉट जेएस या टीएस नाम क्या है, कंपलसरी है। ठीक है। तो इसी को अगर देखें तो सिंपल सी बात है कि अब ऐप फोल्डर को अगर हम ओपन करें, इसमें बहुत सारे हमने क्या बना रखे, फोल्डर्स बना रखे। क्यों बना रखे हैं, जैसे कि ये अबाउट नाम का एक फोल्डर दिख रहा है आपको, एक ब्लॉग नाम का फोल्डर दिख रहा है, एक प्रोडक्ट नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको, अलग अलग फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि इन फोल्डर्स से हमें किस किस कैसा कैसा राउट्स हमारे हमारे वेबसाइट के लिए और बेसिकली क्रिएट होगा। ठीक है। तो बताइए, जैसे कि अबाउट फोल्डर है, तो ये इस किस तरह का राउट्स हमें अवेलेबल होगा इस अबाउट फोल्डर के थ्रू। सर एक अबाउट पेज बन जाएगा। हम्म। एक अबाउट पेज बन के आ जाएगा हमारे लिए। सिंपल कि अगर हमें इस अबाउट पेज पर जाना होगा, तो अपने यूआरएल, जो हमारे यूआरएल एड्रेस होता है गूगल में, हमें क्या टाइप करना होगा बेसिकली अपने वेबसाइट के लिए, इस अबाउट पेज पे जाने के लिए। सिंपली अभी हम लोग लोकल होस्ट में हैं, तो लोकल होस्ट :3000। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये स्लैश हमारा सर्वर। जस्ट लाइक एक डोमेन हो गया। ठीक है। अब डोमेन के थ्रू अब ये हमारा पूरी वेबसाइट का मेन डोमेन हो गया। अब अगर हमें होम राउट पे जाना है, होम राउट बेसिकली कि उसको हम बोलते हैं कि अगर हमें इसी पे रहना है, तो डायरेक्टली जो ऐप फोल्डर के अंदर जो डायरेक्ट पेज डॉट टीएस फाइल है, वो किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल लोकल होस्ट डॉट :3000 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अगर इसी तरीके से अगर हम ये लिखते हैं, लोकल होस्ट :3000/अबाउट, तो ये किस वाले फोल्डर को रिप्रेजेंट करेगा, इस अबाउट। वाले को करेगा नहीं। अगर इसी तरीके से ब्लॉग पे अगर हमें इस वाले राउट पे जाना है, तो क्या टाइप करना होगा यूआरएल में, लोकल होस्ट 3000 ब्लॉग। क्लियर, समझ में आ रहा है कि बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर हमें जितने भी राउट्स चाहिए, वो उतने जिस भी जितने राउट्स और जिस जिस नाम से राउट चाहिए, उस नाम से हमें क्या करना है, सिंपल सा फोल्डर बना लेना है। ठीक है। क्लियर। अब अच्छा हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें मान लो सिंपल लोकल हाउस स्लैश स्लैश अबाउट नाम का एक हमें फोल्डर राउट चाहिए, तो ब्लॉक नाम का हमने क्या बना दिया, एक फोल्डर बना दिया। बट अगर हमें मान लीजिए कुछ ऐसा चाहिए, लोकल होस्ट :3000 ब्लॉक, और देन उसके बाद स्लैश लगा के फर्स्ट ब्लॉक, तो हमें क्या करना होगा, सर फिर ब्लॉक के ब्लॉक के अंदर अंदर एक एक और फोल्डर बनाना होगा, फर्स्ट ब्लॉक करके उसमें एक पेज डॉट टीएसएक्स बनाना होगा। सिंपल ना। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें, अगर कोई, इसको हम क्या बोलते हैं, किस टाइप का राउट्स बोलेंगे इसको, ये जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग है,
ये बेसिकली क्या हो रहा है, किसके अंदर नेस्ट किया जा रहा है, इस ब्लॉक नाम ब्लॉक। के फोल्डर के अंदर नेस्ट करेंगे इसको, बेसिकली इस फोल्डर को। तो ये हमारा नेस्टेड राउट हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कि नेस्टेड राउट, ठीक है। और नेस्टेड राउट बनाने के लिए हमें सिंपल सी क्या करना है, जिस भी राउट, जो नेस्टेड राउट बनाना है, और जिस राउट के अंदर उसको नेस्ट करना है, उस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, उस नाम का एक क्या बना देंगे, फोल्डर बना के उसमें पेज डॉट टीएसएक्स फाइल या जेएस फाइल बना देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि बड़ा इजी है राउटिंग, अगर हमें नेक्स्ट जेएस में राउटिंग क्रिएट करना है तो हमारे पास बड़ा आसान तरीका क्या है, कि हम सिंपली एक फोल्डर्स बनाते हैं, उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट जेएस नाम का या टीएस नाम का फाइल बनाते हैं, और वो पेज क्या है, पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाता है। क्लियर। तो राउटिंग हमें समझ में आ गया। अगर इसको प्रैक्टिकली देखना है तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि अबाउट के अंदर देखिए हमने क्या बनाया है, एक एबीसी, जो कि हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी ये सारे कोड हमने लिख रखा था, वही है, क्योंकि मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ताकि आप अगर भूल भी गए हो तो आपको पता भी हो। बाकी कुछ चीजें हैं कि जो नया भी है, तो ठीक है। तो हमने क्या देखा, कि अगर हम अपने अबाउट नाम का जो फोल्डर है, बेसिकली जो जो एक अबाउट राउट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर अगर हम पेज डॉट टीएस फाइल बना रहे हैं, तब तो ये हमारा पेज क्या है, ये फाइल क्या है, पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगी, जो कि अबाउट राउट्स के थ्रू हमें दिख शो होगा इसके अंदर का कोड। बट एबीसी या जस्ट लाइक किसी अनदर फाइल नेम अगर हम के साथ अगर फाइल बनाते हैं, तो वो फाइल बेसिकली क्या है, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है। तो हमने क्या पिछले क्लास में क्या देखा था, कि अगर हमें कोई कोड को लोकेट करना है अपने फाइल राउट के अंदर, डिस्क्रिप्टिव फोल्डर के अंदर, तो उसको पेज डॉट टीएसएस के अलावा कोई दूसरी फाइल नेम के साथ हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें अपने यूटिलिटीज फंक्शन या क्लास हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल को रख सकते हैं। बट अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, ऑलरेडी आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख रखा है। ये हमारे अबाउट फोल्डर में अगर हमने पेज डॉट ये टीएसएस फाइल बनाया, तो ये बेसिकली इससे हमारा क्या होगा, अबाउट राउट्स क्या हो गए, पब्लिकली एक्सेसिबल हो गए। ठीक है। उसी तरीके से ब्लॉक के अंदर अगर हमने पेज डॉट टीएसएस फाइल बनाया, ये अभी आपको जो दिख रहा है पेज डॉट टीएसएस फाइल, ये जो पेज डॉट टीएसएस फाइल है, ठीक है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारे ये जो ब्लॉग, ये भी अभी आपको क्या करना है, इसमें दो एक फोल्डर और दिख रहा है, आईडी नाम का फोल्डर, अभी उसमें आते हैं अभी हम लोग, उस पर ध्यान मत दीजिए। और ना ही ये लेआउट डॉट टीएसएक्स पे भी ध्यान दीजिए। लेआउट टीएसएक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तभी हमें सिर्फ पेजेस के बारे में फोकस करना है। तो मैंने क्या बताया था, कि इस ब्लॉग नाम का जो राउट्स होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसको पब्लिकली एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ब्लॉक के अंदर एक पेज डॉट टीएसएक्स नाम की फाइल बनानी होगी। नहीं तो जो कि हमने यहाँ पे बना दिया, इससे क्या होगा, कि जब भी हम लोकल होस्ट :3000/ब्लॉग वाले राउट पे जाएंगे, तो बेसिकली इस पेज डॉट टीएसएस फाइल के अंदर जो हमारा कोड लिखा हुआ होगा, वो बेसिकली हमारा शो होगा। नहीं, इस पेज डॉट नाम के, ये किस राउट पे शो होगा, जब ब्लॉग वाले राउट्स पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से अगर हम लोग और देखें, कि प्रोडक्ट में जैसे भी आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्ट में भी एक पेज डॉट टीएस फाइल का नाम बना, जेएस नाम का एक फाइल बनी हुई है, जो कि प्रोडक्ट वाले राउट्स पे जब हम जाएंगे, तो बेसिकली इसके अंदर जब कोड होगा, वो हमें क्या होगा, शो होगा। नहीं, उसी तरीके से अब हमें क्या समझ में आ रहा है, कि अगर हमें जितने भी राउट्स बनाने हैं अपने वेबसाइट में, बस उस नाम का बेसिकली में क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट जेएस नाम की एक फाइल बना देनी है। ठीक है। अच्छा, अब इस फाइल के अंदर होगा क्या, ठीक है, अगर देखा जाए, तो जैसे ये पेज डॉट जेएस टीएसएस फाइल है, तो बेसिकली देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक सिंपल सा हमारे पास क्या है, एक रिएक्ट कंपोनेंट है। नहीं, रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होता है, जिसको बाय डिफॉल्ट हम क्या कर दिए होते हैं, एक्सपोर्ट किए होते हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किए होते हैं। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे देख रहा होंगे, अगर
अच्छा, फंक्शन तो हम सबको बनाने ही आता है, ऐसा तो है नहीं फंक्शन नहीं बनाने आ रहा। ठीक है, तो अभी ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन कीवर्ड के साथ होम नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है, जिसमें हमने कुछ चीजें, कुछ जेएसएक्स को हमने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया, नहीं सिंपल। अब ये जो भी हमने ये जेएसएक्स को हमने रिटर्न किया है, ये आपकी मर्जी, जो भी यूआई क्रिएट, जिस तरह का भी यूआई क्रिएट करना चाहते हैं, उस तरह का आपको जेएसएक्स कोड लिखना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, जेएसएक्स कोड लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? अच्छा, अगर कोई चीज ना समझ में आए, क्योंकि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बड़ा बेसिक है, तो इस पर ज्यादा टाइम ना लगाया जाए, इसलिए कर रहे हैं। तो अगर कोड फिर भी आपको मैं पोस्ट तो कर ही दूंगा सारा कोड एक, बट आप ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, अगर जो चीजें ना समझ में आए फिर भी बताइएगा। ठीक है, तो हमने क्या बेसिकली हमें जो भी ये पेज डॉट जेएस फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, बेसिकली क्या होता है, एक रिएक्ट कंपोनेंट होता है। और रिएक्ट कंपोनेंट हम कुछ होता नहीं, बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, बट नेक्स्ट जेएस में उसको मैं पेज बनाने के लिए उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना होता है, ताकि इस कंपोनेंट को किसी और तरीके, जो हमारा नेक्स्ट जेएस है, वो बेसिकली बिहाइंड द सीन उसको यूज कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना। कंपलसरी आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना ही होगा अगर आपको कोई पेज अब बना रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि अगर हमें कोई भी फाइल, कोई भी राउट्स बनाना है, फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएस या जेएस नाम का एक फाइल बना दे लेना है, और उस फाइल के अंदर क्या करना है, एक रिएक्ट कंपोनेंट क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। जिससे क्या होगा कि बेसिकली उस फोल्डर के नेम का हमें एक राउट क्रिएट हो जाएगा हमारी वेबसाइट के अंदर। बड़ा सिंपल है। राउट्स का यूज क्या है, क्योंकि जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो अपने नीड के अनुसार जो भी हमारी, हमें जिस भी तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए, या फिर अलग अलग फीचर्स होते हैं हमारी वेबसाइट में, उस पर्टिकुलर फीचर्स या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शो करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर राउट्स की जरूरत होती है, जिसके लिए हम अपने वेबसाइट के अंदर अलग अलग राउट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, राउट्स हमने देख लिया। जब भी हम किसी वेबसाइट के अलग अलग पार्ट में अलग अलग पेज पे जाना चाहते हैं, तो बेसिकली हम लोग उसके लिए राउट बनाते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है अभी? पेज डॉट टीएसएस फाइल और फोल्डर। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि जो पेज डॉट जेएस फाइल है, बेसिकली ये सिंपली एक राउट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि इस अबाउट वाले राउट पे अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो इस अबाउट वाले फोल्डर के अंदर जो पेज डॉट टीएसएस फाइल बना है, इस फाइल के अंदर जो कोड लिखे है ना, वो यही कोड बेसिकली क्या होगा, शो होगा। क्लियर? बट अगर अगर हम लोग प्रोडक्ट वाले राउट्स पे जाए, तो इस प्रोडक्ट वाले राउट्स पे हमें क्या शो होगा, कि ऑब्वियस बात है, इस प्रोडक्ट नाम के फोल्डर के अंदर जो पेज डॉट टीएस फाइल है, तो ये पेज डॉट टीएस फाइल जो इस प्रोडक्ट वाले फोल्डर में ना, इसके अंदर का कोड हमें क्या होगा, शो होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले राउट्स पे जाएंगे तो प्रोडक्ट वाले फोल्डर के अंदर जो पेज डॉट टीएसएस फाइल या जेएस फाइल बनी है, उसका कोड शो होगा। अबाउट वाले पे जाएंगे तो अबाउट वाले शो होगा। बट अगर हमें कोई ऐसे यूआई की जरूरत हो, ठीक है, कुछ हमें ऐसे कोड, बेसिकली यूआई चाहिए, जो कि हम चाहते हैं कि हर एक राउट्स पे जाए, किसी भी राउट पे जाए, चाहे अबाउट वाले राउट्स पे जाए, चाहे ब्लॉग वाले राउट्स पे जाए, चाहे प्रोडक्ट वाले राउट्स पे जाए, या किसी भी राउट्स पे जाए जो हमारे वेबसाइट पे, और वो हर हर एक राउट्स पे क्या हो, वो कोड बेसिकली, वो यूआई बेसिकली क्या हो, सो नहीं। ऐसे ऐसी नीड होती है, जैसे कि हम फूटर बना देखते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो देखते हैं वहां पे फूटर जो हेडर होता है, बेसिकली जहाँ पे नेव बार होता है, तो वो क्या होता है, कॉमन होता है। किसी भी पेज पे जाए, वो बेसिकली हेडर और फूटर हमें क्या दिखता है, सेम दिखता है, नहीं? तो अगर हमें कोई एक कॉमन यूआई बनाना है, तो नेक्स्ट जीएस में हमें एक बड़ा इजी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, जो ले आउट डॉट टीएसएक्स फाइल, ठीक है, ले आउट डॉट टीएसएस फाइल है। ये भी कन्वेंशन है नेक्स्ट जेएस का, कि आपको ले आउट डॉट जेएस या टीएसएक्स फाइल नेम कंपलसरी है कि आपको मेंशन करना ही होगा, ठीक है, लिखना ही होगा।
तो layout.ts फाइल जो है, जो कि हमें नेक्स्ट जेएस के थ्रू मिलती है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम ये भी, इसके अंदर भी हम जो कोड लिखते हैं वो भी क्या होता है, सिंपल रिएक्ट कंपोनेंट ही होता है, ठीक है। बट इस layout.ts फाइल की खासियत क्या है कि इसके अंदर जो भी हम चीजें रिटर्न करते हैं, जो भी हम कोड लिखेंगे, इसलिए वो कोड ना कॉमन कोड की तरह नहीं ट्रीट होगा। और वो हर एक पेज बेसिकली हम किसको बोल रहे हैं, जो भी हमने राउट बनाया हर एक राउट्स के पे वो दिखेगा। जैसे एग्जांपल कि यहाँ पे हमने ये जो layout.ts फाइल बनाई, ठीक है, layout.ts फाइल हमने किस फोल्डर के अंदर बना रखा है, बताओ, दिख रहा है? सर ऐप के अंदर ना। क्लियर? कहाँ पे बना हुआ है? ये जो layout.ts फाइल है वो बेसिकली हमारे दिख रहा है कि ये जो ऐप फोल्डर है हमारा, इस ऐप फोल्डर के अंदर बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको और कोलैप्स करें तो आपको इजी दिखेगा कि ये जो page.ts फाइल है इसी की रिलेटिव बेसिकली इसी सेम लेवल पे बनाया गया है layout.ts फाइल, जो कि हमारे ऐप फोल्डर के अंदर बना है, ठीक है। और ऐप फोल्डर को हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बेसिकली राउट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम layout.ts फाइल या page.ts फाइल ऐप फोल्डर के अंदर बनाएंगे तो उस फाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट फाइल्स बोलेंगे बेसिकली। तो पेज हमारा क्या करेगा, होम पेज जिसको रूट पेज होगा जो हमारे वेबसाइट का, उसको शो करेगा। और उसी तरीके से layout.ts फाइल जो कि ऐप फोल्डर के अंदर बनाया गया, याद रखिएगा कि layout.ts फाइल मल्टीपल जगहों पे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वो बिहेव करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हम layout.ts फाइल कहाँ पे बना रहे हैं, किस फोल्डर के अंदर बना रहे हैं, और उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अब अपने पर्पज के अनुसार ही हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी हम ऐप फोल्डर के अंदर layout.ts फाइल बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रूट लेआउट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? रूट लेआउट। क्लियर? रूट लेआउट फाइल्स बोलेंगे। रूट लेआउट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रूट लेवल पे बनाया गया एक लेआउट फाइल है। अब रूट लेवल पे बनाया गया मतलब क्या, कि देखिए लेआउट फाइल ना बड़ा स्पेशल टाइप की फाइल है। ये बेसिकली इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि भी हम लोगों ने जब रिएक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को क्या कर सकता है, नेस्ट कर सकता है, नहीं, ठीक है। हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के पास पास कर सकते हैं और उसको उस कंपोनेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेस्ट कर सकते हैं। प्रॉप प्रॉप नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर हमें एक कंपोनेंट से कोई भी डेटा दूसरे कंपोनेंट के पास पास करना है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक प्रॉप के थ्रू उसको हम लोग पास करते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद आया। पढ़ा था कि एक कंपोनेंट में अगर कोई भी डेटा है उसको अगर हमें दूसरे कंपोनेंट के पास भेजना है तो बेसिकली हम पहले जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, जिसमें का डेटा हम अगर पेरेंट के पास भेजना चाहते हैं तो चाइल्ड के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट लाइक हम लोग एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक एट्रीब्यूट समझ रहे हैं, की एंड वैल्यू का पेयर होता है, उसी तरीके से प्रॉप बनाते थे। फिर उसको हम लोग पास करते थे पेरेंट्स कंपोनेंट के पास, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते थे प्रॉप नाम के आर्गुमेंट के थ्रू, नहीं, क्लियर। और देन उसको हम लोग प्रॉप डाट करके जिस भी नाम का की के साथ हम लोग भेजे थे उसको हम एक्सेस कर लेते थे। तो यहाँ पे भी क्या है ना कि नेक्स्ट जेएस में जितने भी पेजेस हम बना रहे हैं अपने, चाहे ये अबाउट के अंदर पेज बना रखा है हमने, या ब्लॉग के अंदर पेज बना रखे, या ये पेज नाम का पेज बना रखा, फाइल्स बना रखा, ये सारे फाइल्स ना एज ए प्रॉप कहाँ पे अवेलेबल होगा, इस लेआउट फाइल्स के अंदर होगा एज ए प्रॉप, नहीं। फिर उस प्रॉप को हम लोग क्या करेंगे, इस लेआउट फाइल के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है।
तो प्रॉप बेसिकली कोई कॉमन नाम नहीं है, बेसिकली प्रॉपर्टीज को ही हम शॉर्ट में प्रॉप बोलते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, प्रॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसको हम लोग प्रॉप इसलिए क्योंकि कॉमन नेम है जो कि हर जगह पे यूज हो रहा था, इसलिए हम उसको प्रॉप प्रॉप बोल रहे हैं। बट नेक्स्ट जेएस में ये स्पेशल टाइप का प्रॉप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ले आउट डॉट टीएस नाम की जो हमने फाइल बना रखा है, इसके अंदर हमने सिंपल से क्या किया, रिएक्ट कंपोनेंट ही बना रखा है। फंक्शन ले रूट लेआउट नाम का एक फंक्शन बना रखा है जो कि एक रिएक्ट कंपोनेंट है। बट इसके अंदर जो स्पेशल टाइप का प्रॉप है, क्या है ये, चिल्ड्रेन प्रॉप। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉप बोल रहे हैं, जिसका नाम हमने यहाँ पे क्या रखा है, चिल्ड्रेन। क्योंकि चिल्ड्रेन एक स्पेशल नेम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चिल्ड्रेन ही रखेंगे ना। बट ये एक्चुअली में है क्या, ये प्रॉप है, ठीक है, एक प्रॉप्स है, ठीक है। अब ये प्रॉप्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए गए, हर एक पेज डॉट टीएस फाइल को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमें पेज डॉट टीएस फाइल, जितने भी ये पेज डॉट टीएस फाइल है, उस पेज डॉट टीएस फाइल को अपने इस लेआउट डॉट टीएस फाइल के अंदर अगर हमें यूज करना है, तो सबसे पहले उसको एक्सेस करेंगे इस चिल्ड्रेन नाम की प्रॉप के थ्रू, ठीक है, क्लियर। ये चिल्ड्रेन क्या है, उस प्रॉप का एक बेसिकली प्रॉपर्टीज है। बेसिकली कुछ ऐसा होगा, प्रॉप हम किसको बोल रहे हैं, प्रॉप बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, नहीं ना, क्लियर है तो बताइएगा। कि जब भी हम ऐसे तो नहीं एक ही एट्रीब्यूट या एक ही प्रॉप सेंड करेंगे, तो हम मल्टीपल प्रॉप अगर सेंड कर रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, तो कौन से कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट से अपने पेरेंट्स कंपोनेंट में, तो मल्टीपल प्रॉप सेंड कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉप नाम के ऑब्जेक्ट में हम लोग पास करेंगे, और इसमें मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, की वन करके, जैसे लाइक सिंपल कुछ भी, जितने भी हमें प्रॉप पास करने कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पे भी हमें ये चिल्ड्रेन दिख रहा है, तो बेसिकली ये कुछ बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा है। बिहाइंड द सीन ये ऐसे कुछ क्रिएट हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, जो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉप्स बोल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कुछ कैसा होगा, कि ऐसे होगा, ठीक है। करली ब्रैकेट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है। और प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट में जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रॉपर्टी किस किस बेसिकली किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, बेसिकली की एंड वैल्यू के की वैल्यू पेयर के रूप पेयर। में करते हैं, की एंड वैल्यू के पेयर में, क्लियर। तो अब इस ये जो ऑब्जेक्ट है, प्रॉप नाम का ऑब्जेक्ट है, खासकर इस सिनेरियो में वो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली चिल्ड्रेन नाम का बेसिकली की क्या हमारा होगा, चिल्ड्रेन है, ठीक है, ये चिल्ड्रेन की है। और इसमें जो वैल्यू होगी, वो पेज डॉट टीएस के अंदर जो फाइल में हमने कोड लिखा है, वो बेसिकली हमारे वो सारे फाइल्स होंगे, ठीक है, समझ में आया ये, ऐसा होगा। अब या तो हम यहाँ पे जो ये चिल्ड्रेन हमने लिखा है, तो या तो हम प्रॉप डॉट चिल्ड्रेन लिखे, बट हमने क्या किया है, डायरेक्टली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था। यस या तो हम अगर यस हमें सर। इस चिल्ड्रेन प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो हम क्या करें, हमारे पास बेसिक तरीका क्या है, कि हम प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन लिखे, नहीं ऐसे हम लोग यूज करते थे जब तक डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पढ़े थे। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कि सीधे डायरेक्टली इक्वल के अंदर, इक्वल टू के अंदर बाहर, हम यहाँ पे डायरेक्टली चिल्ड्रेन को क्या कर डिस्ट्रक्चर कर ले करली ब्रैकेट के अंदर, क्लियर। तो यस वही काम हमने यहाँ पे किया है। बेसिकली ये जो कोडेड चिल्ड्रेन का है, इसकी प्रॉप नाम की जो प्रॉपर्टीज प्रॉप है, उस प्रॉप का एक क्या है, प्रॉपर्टी है चिल्ड्रेन, ठीक है। करली ब्रैकेट के हटा के पैरेंथेसिस के अंदर हमें इसको करना होता, तो प्रॉप लिखते, फिर प्रॉप को फिर यहाँ पे आके हम क्या करते, एक्सेस करते चिल्ड्रेन को, प्रॉप डॉट चिल्ड्रेन लिख के डायरेक्टली हमने क्या कर लिया, यहाँ पे उसको हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया।
तो कहाँ से आया, चिल्ड्रन, समझ में आया? ठीक है। और ये चिल्ड्रन के अंदर वैल्यू क्या होगी, जो भी इंडिविजुअल पेजेस बना रखा है वो सारे पेजेस होंगे। ठीक है। अब जहां भी अगर हम इसको यूज करेंगे, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो भी उस पेज डॉट टीएस फाइल के अंदर से जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसी कंटेंट को रिटर्न बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए ये कोड, अब देखिए आप लोग कि ये हमारा कंपोनेंट हो गया। अच्छा, ये रूट लेआउट है ना, रूट लेआउट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ना कोड अलग होगा बाकी रूट लेआउट, बाकी लेआउट फाइल्स से। ठीक है। क्योंकि ये रूट लेआउट है, रूट लेआउट जब भी हम क्रिएट करेंगे वहां पे HTML और बॉडी टैग भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। क्लियर? क्योंकि जब भी हम एक पेज रेंडर होता है, एक जैसे कि HTML फाइल्स बना रहे होते थे हम लोग, तो वहाँ पे HTML टैग और बॉडी टैग का यूज कर रहे थे हम लोग। बेसिकली बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट होता था, HTML फाइल बेसिकली हमारे ब्राउजर को बताता था कि बेसिकली ये किस टाइप की फाइल्स है। ठीक है। यहाँ पे हेड हेड टैग का हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब HTML से कंपेयर करवा रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए HTML के बाद डायरेक्टली हमने क्या कर रखा है, बॉडी टैग का यूज किया है, हेड टैग का यूज नहीं किया है। ठीक है। पहले पेज राउटर में हुआ करता था, बट अभी स्पेशल तरीके से हम लोग हेड वाले सेक्शन को, हेड टैग के अंदर जो हम जो जो कुछ भी हम लोग वहाँ पे मेंशन करते थे, बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बनाने के लिए, उसको हम लोग अलग तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मेटा डेटा के रूप में। ठीक है। तो जब भी हम रूट लेआउट बनाएंगे तो हमारा एक HTML टैग के अंदर हमारा बॉडी टैग होगा, और उस बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। क्लियर? अच्छा, अभी देखो ना यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कुछ चीजें आपको ना दिखाना भी जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। तो क्या दिख रहा है आपको कि अगर मैं इस कोड को अगर मैं रन करूँ पहले तो, ठीक है, npm रन dev। ठीक है। तो देखिए कुछ क्या होगा, हमारी ये वेबसाइट दिख रही है। ठीक है। जहाँ पे हमारा ये हेडर दिख रहा है और ये बाकी उसके बाद कंटेंट दिख रहा है, रूट लेआउट। अच्छा, ये रूट लेआउट में ये जो हमारा कंटेंट दिख रहा है, नेक्स्ट जीएस 16 ट्यूटोरियल्स और पैराग्राफ, ये किस फाइल के थ्रू आ रहा है? हेलो? यस सर। ये सारा कंटेंट, ये जो नीचे का कंटेंट है, ये दो लाइन, ये कंटेंट किस पेज डॉट टीएस फाइल के थ्रू आ रहा है? सर जो रूट वाला है। रूट वाले फाइल जो ऐप के अंदर पेज डॉट टीएस फाइल बना रखा है उसके थ्रू ये आ रहा, नहीं? जो कि हमारा ये है, नहीं? अगर इसके कोड को देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे, नहीं सेम वही चीज है कि यस एक H1 दिया गया है, नेक्स्ट जेएस 16 ट्यूटोरियल एंड पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखिए ये एक हमारा हेडर भी दिख रहा है, नहीं? जहाँ पे होम अबाउट ब्लॉग। ठीक है। ये बेसिकली हमारा नेविगेशन बार, बेसिकली जिसको हम नेव बार बोलते हैं, वो भी शो हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? सर, चिल्ड्रन के थ्रू आ रहा है। हम्म। जो आपने चिल्ड्रन बनवाया था चिल्ड्रेन से पास्ट तो में। ये आ रहा है ना। चिल्ड्रेन, मैंने क्या, चिल्ड्रेन तो पेज डॉट टीएस फाइल से जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है ना। मैंने यस क्या सर। बोला था कि ये बेसिकली क्या है, एक मिनट सर। पेज डॉट टीएस फाइल के अंदर हाँ जो हाँ। हमने रिटर्न किया है, तो उस कंटेंट को बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चिल्ड्रेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये जो चिल्ड्रेन नाम का प्रॉप हमने लेआउट में पास किया था, तो ये चिल्ड्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेज डॉट टीएस फाइल से जो रिटर्न कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट, उस जेएसएक्स कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये कहाँ से आ रहा है? सर लेआउट से। लेआउट से। ओके। यस। लेआउट पेज के अंदर हमने कुछ बना रखा होगा,
उससे रिप्रेजेंट ये बेसिकली आ रहा है। अच्छा, ये जो हमने ऊपर वाला सेक्शन है, अगर हम लोग किसी और राउट पे जाएंगे क्या तभी दिखेगा? यस सर। दिखेगा। दिखना चाहिए था। हमारा हमारे वेबसाइट में कौन सा और लेआउट रूट राउट राउट है बेसिकली? कोड तो देखा ही आप सर लोग। अबाउट है। अबाउट अबाउट पे है। प्रोडक्ट। अबाउट पे चले। ठीक है, अबाउट पे जाएंगे तो क्या बदलेगा यहाँ पे बस? सर जो कंटेंट है, जो पेज डॉट सिंपल टीएसएक्स से आ कंटेंट रहा है है वो नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे चिल्ड्रन किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो अबाउट के अंदर अबाउट से को। हमने रिटर्न किया उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन के जगह पे जो चिल्ड्रन है वहां पे कौन सा कंटेंट प्लेस हो जाएगा? बेसिकली जो अबाउट के अंदर से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। देखिए, अबाउट के अंदर हमने जो रिटर्न किया तो हो गया, बट ऊपर का जो हमारा नव बार है वो सेम है नहीं? उसी तरीके से और कौन सा राउट है हमारी वेबसाइट में? सर सर प्रोडक्ट। ब्लॉग है। ब्लॉग है नहीं? ठीक है, ब्लॉग है। तो अब ब्लॉग पे जाएंगे तो सिर्फ ब्लॉग का कंटेंट बदल जाएगा, बट हमारा वो सेम है। देखिए, तो ब्लॉग में आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट दिख रहा है जो कि ब्लॉग है, अलग अलग वो है। ठीक है, बट हमारा जो हेडर है वो सेम है। उसी तरीके से एक और हमारा राउट है, लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट्स नाम का भी हमारा एक राउट है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन पे जाएंगे। देखिए प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है आपको यहाँ पे, ये प्रोडक्ट राउट हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि अलग अलग राउट्स पे जा रहे हैं, तो हमारा सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है। कंटेंट चेंज क्यों हो रहा है? कि जो हमने चिल्ड्रेन यूज किया था, चिल्ड्रेन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पार्टिकुलर पेज डॉट टीएस फाइल के अंदर का जो जेएसएक्स हमने लिखा है, रिटर्न किया है, उसको बेसिकली क्या कर रहा है? उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस भी तो कुछ इस सिनेरियो में बेसिकली हमारा पेज रेंडर हो रहा है। आप क्या देख रहे हो कि जब भी हम किसी पार्टिकुलर राउट्स पे जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहले जो फाइल, कौन सी फाइल बेसिकली रेंडर हो रही है? क्या लगता है कौन सी फाइल रेंडर हो रही होगी? सर पेज डॉट टीएसएक्स। नहीं, बताओ, सोचो। आवाज नहीं आ रही चिराग। लेआउट बोल रहे हैं, लेआउट। सिंपल लेआउट ना, क्योंकि लेआउट के अंदर ही तो हमने कंटेंट बेसिकली चिल्ड्रेन को हमने प्लेस कर रखा है ना। जब तक लेआउट नहीं रेंडर होगा, बेसिकली जब तक लेआउट रन नहीं करेगा, तब तक चिल्ड्रेन के अंदर का जो कंटेंट हुआ कैसे रेंडर नहीं? यस तो अब यस। बेसिकली जब भी हम अपने पेज पार्टिकुलर राउट्स को रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा कौन सा लेआउट? रूट लेआउट। ठीक है, रूट लेआउट जो हमारा फाइल्स है, ठीक है, ये रन हो रहा है। कि जब ये रन हो रहा है तो बेसिकली ऑब्वियस बात है, जो प्रॉप हमने चिल्ड्रन की तरह यूज किया, चिल्ड्रन बेसिकली क्या है? हमारा पेज ही है। देन उसके बाद इस जो जो राउट, इस प्रोडक्ट नाम के जो राउट है, इसके अंदर की जो फाइल्स है, ठीक है, जो कि हमारा पेज डॉट टीएसएस फाइल के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये रन हो रहा है। जब ये रन हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है कुछ। देन वो रिटर्न हो रहा है तो फिर हमारा ये जो लेआउट है उसको यूज करना है। ठीक है, वो चिल्ड्रेन के रूप में। ठीक है, और लेआउट क्या है? सबसे पहले रन हो रहा है। तो जब भी इस कोड, इस फाइल के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, सबसे पहले हमारा शो होगा। ठीक है, और ये हर बार रूट लेआउट जो है हमारा, हर बार रन होगा। कोई भी फाइल हम लोग रन करेंगे, चाहे प्रोडक्ट वाला फाइल्स राउट्स रन करें या ब्लॉग वाला राउट रन करें, चाहे अबाउट वाला रन करें, हर बार क्या राउट, कौन सा राउट रन होगा? रूट लेआउट रन होगा ही होगा। तो इसीलिए रूट लेआउट के अंदर जो हम कोड लिख रहे हैं वो हर बार राउट बेसिकली क्या होगा? रन होगा। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, अब हमने अभी हमने तो ये समझ में आ गया कि चिल्ड्रेन बेसिकली क्या कर रहा है कि पार्टिकुलर राउट के अंदर जो पेज डॉट टीएस फाइल हमने बना रखा है और वहां से जो कुछ भी हमने रिटर्न किया जेएसएक्स को, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस रूट लेआउट के अंदर जो हमने एक कॉमन कोड लिख रखा है, कॉमन कोड क्या लिख रखा है? बेसिकली चिल्ड्रेन से ऊपर हमने ये एक बॉडी के अंदर ही एक ये कॉमन कोड लिख रखा था नहीं? जैसे ये जो होम और ब्लॉग नाम का जो हमने दो नेविगेशन बार बना रखा है, बेसिकली ये देखिए, होम, अबाउट और ब्लॉग नहीं? क्लियर? तो अच्छा, यहाँ पे होम, अबाउट और ये, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे? ये तीन, ये सारी चीजें दिख रही है। तो ये जो कोड हमने लिख रहा है चिल्ड्रन के बाहर,
ये क्या है, कॉमन कोड है जो कि हर बार, क्योंकि हर एक पेज को रन होने से पहले ये कोड तो रन हो ही रहा है। तो कॉमन कोड बेसिकली क्या है, हर एक पेज पे दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखेंगे चिल्ड्रन के बाद या पहले, ठीक है, अगर हमें फूटर बनाना होगा तो क्या करना होगा, चिल्ड्रन से पहले लिखना होगा जेएसएक्स कोड के बाद में। क्यों? हेलो। सर बाद में ही लिखना चाहिए। सिंपल लिखना चाहिए, नहीं ऑब्वियस बात है ना। चिल्ड्रन क्या हाँ। कर रहा है, पेज को, हमारे पेज के कंटेंट को शो कर रहा है, तो कंटेंट के बाद ही तो फूटर होगा ना। यस सर। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग इसके यहाँ पे अगर कोई भी, जस्ट लाइक अभी हम लोग एक H1 H2 बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटर बोल रहे हैं, फुटर कंटेंट। तो ये कहाँ पे शो होगा हमारा, ऑब्वियस बात है किसी भी पेज के पहले तो हमारा ये हेडर होगा, देन हेडर के बाद हमारा उस पर्टिकुलर पेज का कंटेंट होगा, देन उसके बाद हमारा क्या होगा, ये फुटर वाला कंटेंट दिखेगा। तो अगर अभी आप जाके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कि अगर किसी, देखिए फुटर कंटेंट आपको दिख रहा, जो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज के कंटेंट के बाद एक हेडर हो गया हमारा, ये फुटर कंटेंट। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग अपने अबाउट वाले पेज पे जाएंगे, तो अबाउट वाले पेज पे भी बीच में हमारा क्या दिखेगा, हमारा कंटेंट दिखेगा, और देन नीचे हमारा क्या दिख रहा है, फुटर कंटेंट दिख रहा है। नहीं, तो अभी हमें क्या समझ में आया कि रूट लेआउट बेसिकली क्या कर रहा है, कि एक कॉमन कोड लिखने के लिए हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कि हम अपने एक कॉमन कोड को एक पर्टिकुलर प्लेस पे लिख सकते हैं, और वो हर बार क्या होगा, रन होगा। ठीक है। हर एक राउट पे रन करने के साथ साथ वो भी रन होगा। क्लियर? अच्छा, ये रूट लेआउट मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि लेआउट तो हम अदर प्लेस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ऐप के अंदर ना बना के, अगर हम लोग किसी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर भी एक लेआउट डॉट टीएसएस फाइल बनाई गई है। हेलो, दिख रहा है आपको? यस सर। अच्छा, अब यस। ये जो लेआउट डॉट टीएसएक्स फाइल है, इसके अंदर भी हमने जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, हाँ ब्लॉग लेआउट हमने लिख रखा है। बट यहाँ पे अगर हम कुछ भी अगर लिखना चाहें तो हाँ सिंपल, अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो चलो, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको मेंशन हो। अच्छा, अब ये भी लेआउट है। तो अब हमारा बेसिकली हमारा पेज कैसे रेंडर होगा, अगर मैं स्लैश ब्लॉग पे जाऊँ, ठीक है। अच्छा, ये जो लेआउट है ब्लॉग के अंदर है, कि आई ब्लॉग के अंदर आईडी फोल्डर बना है उसके अंदर है? सर ब्लॉक के अंदर है। कहाँ पे है? ये जो आपने पूछा लेआउट डॉट टी एस एक्स, किसके अंदर है? ब्लॉक के अंदर। नहीं, ब्लॉक के अंदर ही आईडी नाम का एक फोल्डर बना है, उसके अंदर लेआउट डॉट टीएसएक्स देखिए। मैं जैसे इसको हाइड कर रहा हूँ, लेआउट डॉट टीएसएक्स फाइल दिख रही है आपको? नहीं सर, वो ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक के अंदर है? हाँ। कहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लॉक के अंदर? देखिए क्या है, ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग नाम का फोल्डर बना है, इस फोल्डर के अंदर हमारा एक आईडी फोल्डर बना हुआ है, ये आईडी नाम दिख रहा है। यस सर। जब सर इस इसको बंद करिए। जब इस आईडी को ओपन करेंगे, तब जाके हमें क्या दिख रहा है होगा, लेआउट डॉट टीएसएस फाइल दिखेगी, देखिए। नहीं, नहीं आईडी सर, आपने बंद कर दिया फिर भी दिख रहा है। का ये जो है, ये हाँ। कहाँ, आप कहाँ देख रहा है बताओ, ये वाला? हाँ यही वाला। ये तो हमारा रूट वाला ऐप के अंदर वाला लेआउट है ना। एक सर मिनट ऐप के सर। अंदर जो है वो नीचे है, ग्लोबल हाँ। डॉट सीएसएस के नीचे हाँ है। सर। अच्छा, सॉरी, मैंने, हाँ, अच्छा सॉरी, दो दो लेआउट वो बनाया, ब्लॉक तो के अंदर है। कंफ्यूजन है। अच्छा, एक लेआउट हमने यहाँ पे ब्लॉग के अंदर भी बना रखा, एक लेआउट बेसिकली दो, कहाँ पे दिख रहा है, एक ही तो है ना ये लेआउट। सर और नीचे आइए थोड़ा सा। और नीचे। अभी ये है, इसके अंदर नहीं, आईडी के अंदर नहीं बना है ना, एक ही तो, चलो यार कैसे करें। ये सर नॉट फाउंड के ऊपर बना है ना, लेआउट डॉट टी एस एक्स। ये तो रूट लेआउट हो गया हमारा। ये रूट हो गया।
ये और ये हमारा ब्लॉक ब्लॉक के के अंदर अंदर है, है। ठीक है, हाँ, ये ब्लॉक वाले फोल्डर के अंदर है। बट और ये आईडी के आईटी अंदर फोल्डर नहीं को हम बना हुआ। ओपन कर रहे हैं तो नहीं है, चल ठीक है, आईटी के अंदर नहीं है, ये ब्लॉक के अंदर ही है, ठीक है। तो अब ब्लॉक के अंदर है तो ये बेसिकली कैसे रन होगा, कि जब भी हम ब्लॉक वाले राउट को जब रन करेंगे तो बेसिकली हमारा पेज कैसे रेंडर होगा, सबसे पहले कौन सा लेआउट रन होगा, ये रूट लेआउट रन होगा। यस सर। देन पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो लेआउट है वो रन होगा। देन उसके बाद ये पेज डॉट टीएसएक्स फाइल रन होगी। क्लियर। यस तो अगर अभी हम लोग रन करेंगे, तो अगर मान लीजिए ब्लॉक को हम लोग रन करें तो क्या देखना चाहिए हमें। देखिए ये ब्लॉक लेआउट का जो कंटेंट दिख रहा है आपको, यस सर। लेआउट का ही तो है ये लेआउट ब्लॉक के अंदर जो ये लेआउट फाइल है ये। अब इसमें देखिए एक चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन बेसिकली ये जो चिल्ड्रेन है किस पेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो चिल्ड्रेन है किसको रिप्रेजेंट करेगा। सर जो ब्लॉग लेआउट का था। ब्लॉग के अंदर या ब्लॉग के अंदर जो नेस्टेड फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर जो हम पेज डॉट टीएस फाइल बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर से जो हम लोग जेएसएक्स रिटर्न करेंगे उन सबको रिप्रेजेंट करेगा ये चिन्ह। यस सर। क्लियर। तो जब भी हम लेआउट जहां पे भी हम बना रहे हैं रूट लेआउट के अलावा, ठीक है, रूट लेआउट के अंदर तो सारे पेज बेसिकली क्या होंगे, नेस्ट हो जाएंगे। बट अगर हम किसी पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर लेआउट नाम की फाइल बनाते हैं तो उस लेआउट के अंदर जो चिल्ड्रेन होगा, उस चिल्ड्रेन बेसिकली वो चिल्ड्रेन बेसिकली क्या होगा, उस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर या उस फोल्डर के अंदर जो नेस्टेड फोल्डर बनाएंगे हम लोग, और उस फोल्डर नेस्टेड फोल्डर या उस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो पेज डॉट टीएस फाइल होगी उसके कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा चिल्ड्रेन, ठीक है। बट अब ये चिल्ड्रेन इस प्रोडक्ट के अंदर जो हमने पेज डॉट टीएस फाइल बना रखा है उसको नहीं रिप्रेजेंट करेगा। नहीं समझे। बेसिकली सर एक जब बार हम फिर से। प्रोडक्ट राउट को रन करेंगे तो ये जो लेआउट है ये बेसिकली रन ही नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि उसका स्कोप ब्लॉक तक ही है। ये सिर्फ सिर्फ तभी रन होगा जब हम ब्लॉक वाले राउट को रन करेंगे, ठीक है। यस सर। ब्लॉक के अंदर जो हमने लेआउट बना रखा है ये लेआउट फाइल तभी रन होगी जब हम ब्लॉक वाले राउट को रन करेंगे या ब्लॉक के अंदर के फोल्डर जो बने हैं, नेस्टेड फोल्डर बने, उसको रन करेंगे तब रन होगा। यस। क्लियर। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा यूआई बनाना है, जैसे कि मान लीजिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं उसमें मतलब ब्लॉग वाला सेक्शन बना रहे हैं, अब ब्लॉग वाले सेक्शन में हम चाहते हैं कि साइड में न्यू बार नहीं, जैसे कि यहाँ पे भी हमारा ब्लॉग वाला पेज है ये, हम चाहते हैं कि साइड में ना एक न्यू बार बना दें जहाँ पे हम अलग अलग ब्लॉग के लिंक दे दें। नहीं, तो हमारा एक मेन जो नेव बार है वो तो है ही, रहेगा ही रहेगा। इस पार्टिकुलर पेज पे ब्लॉग वाले पेज पे हम लोग साइड में नेव बार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कंटेंट दिख रहा है ये भी तो हमारे लेआउट डॉट टीएस फाइल के अंदर जो हमने ब्लॉग के अंदर लेआउट डॉट टीएस फाइल बना रखा है उसी का तो ये कंटेंट है। अब इसको पोजीशन तो सीएसएस के थ्रू कर ही सकते हैं, इतना तो हमें पता ही है ना, इस कंटेंट को लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, वो तो हम सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यस सर। कर सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे जब हमें साइट न्यू बार बनाना होगा तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे साइट न्यू बार बनाने के लिए, कि एक तो हम लोग मेन लेआउट टीएस फाइल बनाएंगे जो कि हमारा रूट लेआउट टीएस फाइल होगा, और साथ ही साथ में जिस पार्टिकुलर राउट पे अगर हमें न्यू बार की जरूरत, साइट न्यू बार की जरूरत होगी वहां पे हम लोग एक लेआउट डॉट टीएस फाइल बनाएंगे, और उस लेआउट डॉट टीएस फाइल के अंदर ये जो कंटेंट है जिससे कि यहाँ H1 रखा है, यहाँ पे हम सिंपली एक न्यू बार बना सकते हैं। नहीं, उस सिंपल कंटेंट के बजाय हम क्या कर सकते हैं, न्यू नाम का एक टैग स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर जितने भी हमें लिंक बनाने हैं वो लिंक बना सकते हैं। नहीं, जैसे एग्जांपल के अगर मान लीजिए हमें कोई भी एक लिंक बनानी है तो लिंक के लिए हम यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट जेएस में हम ए एंकर टैग का यूज ना करके बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लिंक नाम का
लिंक कंपोनेंट जो कि बिल्ट इन कंपोनेंट होता है नेक्स्ट.js में, इसका यूज कर लेंगे। क्लियर। अब एचरेफ यहाँ पे हम कुछ दे सकते हैं। एचरेफ में हम क्या दे सकते हैं? एचरेफ देने के लिए हमें अगर जस्ट लाइक कि स्लैश ब्लॉग स्लैश जो भी हमारा होगा फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है, ये हम लोग दे सकते हैं। और देन उसके बाद हमारा क्या होगा, इसको हम क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ भी मेंशन कंटेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। बट अब लिंक क्योंकि हमने यूज कर रखा है और हमने इसको बनाया था नहीं, सिंपल बात है, कोई भी कंपोनेंट हम यूज करते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट में तो हमें उसको इंपोर्ट करना होता है। अगर हमारा खुद का है तो भी इंपोर्ट करेंगे, किसी और का भी यूज कर रहे हैं तो भी इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट कैसे करते थे? सिंपल, हमने देखा ही था, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते थे। जिस भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करते थे उसका नाम मेंशन करते थे, जैसे कि लिंक, क्योंकि लिंक हमारा नहीं है तो कहीं से तो इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो फ्रॉम कीवर्ड यूज करके कहाँ से कर रहे हैं वो बता देते हैं। तो अगर हमारा होता था तो हम लोग क्या करते थे, उस फाइल का नाम पाथ दे देते थे। बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम क्योंकि हमारा तो है नहीं, ये कहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लैश लिंक से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस हो गया। नहीं तो अगर अब जाके हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है, फर्स्ट ब्लॉक नाम का एक नया बार बन गया। नहीं, अब जिस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ब्लॉक नाम के पेज पे। नहीं, क्या हमारे 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 वेबसाइट के अंदर फर्स्ट ब्लॉक नाम का पेज बना हुआ है, राउट बना फर्स्ट ब्लॉक नाम का? अभी नहीं सर। चलो करके देखते हैं, बना होगा तो दिखेगा, नहीं तो क्या दिखेगा, नॉट फाउंड दिखेगा, यही तो होगा। यस तो क्लिक यस। करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या दिख रहा है, सिंपल। हमें कुछ एरर शो हो रहा है। एरर क्या हो रहा है, ये भी क्योंकि पोस्ट नॉट फाउंड करके दिख रहा है। बेसिकली ये फर्स्ट ब्लॉक नाम का पोस्ट हमारे वेबसाइट में बेसिकली राउट्स नहीं है। एक्चुअली में हमने कुछ चीजें कोड लिख रखा है, अगर मैं इसके जगह पे कुछ और अगर मैं मेंशन कर देता, जस्ट लाइक 1 2 3 अगर कुछ मेंशन करूंगा तब कंटेंट दिखेगा। अभी उस ना आगे के नहीं जाते हैं क्योंकि मुझे पता है कहाँ से। तो अगर हम लोग अगर ये पाथ जो यहाँ पे हमने बना रखा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट दे दे, क्या दे दे, नंबर 1 दे दे, तो अब हमारा ये लिंक ना काम करेगी। अगर मैं इसको करूंगा तो अगर जैसे एग्जाम्पल ब्लॉग पे जाए, अब ये जो फर्स्ट ब्लॉग है, अब अगर मैं रेंडर करूँ देखिए कंटेंट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब हमारा ये जो 1 नाम का जो राउट है, ये इसके लिए हमने कोड लिख रखा है। अभी उतना कंफ्यूज मत होइए, मतलब मैंने क्या बताया कि हमें अगर कोई लिंक क्रिएट करना है नेक्स्ट.js के अंदर तो लिंक कंपोनेंट का यूज कर लेंगे, ठीक है। वो लिंक कंपोनेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये नेक्स्ट स्लैश लिंक नाम से हम इंपोर्ट कर लेंगे जगह पे। ये बिल्ट इन कंपोनेंट है जो कि नेक्स्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है। और इसका यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे, एक सिंपल सा लिंक बनाने के लिए। जैसे कि HTML के अंदर हम लोग क्या करते थे कि एंकर टैग, ए टैग का यूज करते थे लिंक बनाने के लिए ना, ए टैग के अंदर। तो यहाँ पे लिंक कंपोनेंट का यूज कर, ये स्पेशल टाइप का कंपोनेंट है। ये इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें भी हमें मिलती है, जैसे ये लिंक कंपोनेंट क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जहां पे हम लिंक कंपोनेंट करेंगे तो ये ऑटो फेच कर लेगा बैकग्राउंड में बेसिकली जिस भी लिंक को हमने यहाँ पे href में दिया है। तो अगर हम जैसे ही हमारे व्यू पोर्ट में आएगा, ठीक है, अगर किसी वेबसाइट में यूज किया है, जैसे ये लिंक दिखेगी, भले इस पर क्लिक नहीं किया गया फिर भी उसको ऑटो पेज कर लेगा ये। तो जैसे ही इस पर क्लिक किया जाएगा बड़ा इंस्टेंट वो पेज बेसिकली हमें क्या होगा, शो हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक यूजर का बेसिकली एक्सपीरियंस अच्छा होगा। नहीं, क्योंकि उसको वेट नहीं करना पड़ेगा उस लिंक को बेसिकली रेंडर करने के लिए। अदरवाइज जब हम लोग ए टैग के अंदर कोई भी href देते थे तो जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते थे तो पहले क्या होता था, प्रोसीजर वही होता है कि जब भी हम किसी भी पेज लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्लाइंट क्या करता है, उस पार्टिकुलर पेज को रिक्वेस्ट भेजता है, देन वो रिक्वेस्ट आती है, फिर वो बेसिकली उसका एक डॉम बनता है, देन उसके बाद वो रेंडर होता है। उसमें एक टाइम होता था
बट ये लिंक टैग, लिंक कंपोनेंट का एक स्पेशल फीचर क्या है कि ये जैसे ही हमारे व्यू पोर्ट में आएगा, व्यू पोर्ट किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी एक पेज है, उस पेज पे बहुत सारा कंटेंट है, मान लीजिए आप एक ब्लॉग पढ़ रहे हैं, अब उस ब्लॉग के अंदर ये लिंक भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं कि यहाँ पे ये पूरा कंटेंट है, ये लिंक भी दिया गया है नहीं। अब ये लिंक जो बनाई गई है, लिंक टैग, लिंक कंपोनेंट के थ्रू बनाई गई, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि तुरंत हमारा फर्स्ट ब्लॉक क्या हो रहा है, दिखना शुरू हो जाएगा। बट अगर हम एंकर टैग के थ्रू बनाते हैं तो एंकर टैग क्या करता है, पहले रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले होता है ना। पहला फीचर तो ये है। दूसरा फीचर क्या है कि जब भी हम लिंक कंपोनेंट का यूज करते हैं तो बेसिकली हमारे पूरे पेज को ना ये रिफ्रेश नहीं करता। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग कर रहे हैं, ये जो हमारा ये दिख रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है हमारा पेज, देखिए रिफ्रेश नहीं हो रहा। जिसे इस पर क्लिक करूंगा, देखिए ये जो हमारा रिफ्रेश का बटन दिया गया है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, रीलोड नहीं हो रहा पेज हमारा, डायरेक्टली हमें क्या हो जा रहा है, शो हो जा रहा है। बट अगर यही एंकर टैग में अगर हम लोग करते, ये पूरा पेज ही हमारा क्या होता है, रिफ्रेश होता है। ठीक है, इसलिए फिर से वो यस। रीलोड होता है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा हमारा डिले होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल फीचर है जो कि हमें नेक्स्ट जेएस में प्रोवाइड होता है। इसीलिए हमें जहां भी लिंक बनाना होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिंक टैग, लिंक कंपोनेंट का यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमें एक राउट बनाना है तो हमें किसी पर्टिकुलर जिस नाम का राउट बनाना है, उस नाम का हमें एक फोल्डर बनाना है, और उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएस फाइल बना देना है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वो राउट बन जाएगा। अगर नेस्टेड राउट बनाना है तो उस फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर नेस्टेड राउट बनाना है, उस फोल्डर के अंदर उस नेस्टेड राउट नाम का, जो भी नेस्टेड राउट होगा उस नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, और उस नेस्टेड फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएस फाइल बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा नेस्टेड राउट बन जाएगा। ठीक है, तो राउट बनाने के लिए हम लोगों ने कर लिया। उसी तरीके से अगर हमें कोई कॉमन यूआई, कॉमन बेसिकली यूआई हमें अपने वेबसाइट पे शो करना है, कॉमन बेसिकली क्या, जो हर एक पेज पे दिखाई दे, तो अगर ऐसा बनाना है तो उस कॉमन कोड को हम लोग क्या करेंगे, रूट लेआउट डॉट टीएस फाइल, जो कि रूट लेआउट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐप फोल्डर के अंदर ही हमारा लेआउट फाइल बना गया है, तो उस फाइल के अंदर लिख देंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि कॉमन कोड हो बट स्पेसिफिक सेक्शन में वो बस सिर्फ दिखे, नहीं सारे वेबसाइट ना दिखे, बट वो स्पेसिफिक सेक्शन, सेक्शन किसको बोल रहे हैं, जैसे ब्लॉग एक सेक्शन हो गया जहाँ पे कई सारे ब्लॉग हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक अलग सेक्शन हो गया एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, मार्केटिंग का एक सेक्शन हो सकता है। तो अगर कोई मार्केटिंग वाले सेक्शन में जाए तो वहां पे एक स्पेशल टाइप का कॉमन कोड उसको दिखे हर मार्केटिंग के हर पेज पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर लेआउट डॉट टीएस फाइल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, रूट लेआउट डॉट टीएस फाइल और जो उस पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो लेआउट डॉट टीएस फाइल होता है, उन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि रूट लेआउट के अंदर हम जब हम रूट लेआउट बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल टैग और बॉडी टैग दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, एचटीएमएल और बॉडी टैग का यूज करते हैं। क्लियर? बट जब हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर लेआउट बनाते हैं तो इसके अंदर देखिए हम सिर्फ डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई बॉडी टैग या रूट एचटीएमएल टैग का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ रूट लेआउट के अंदर एचटीएमएल और बॉडी टैग का यूज होगा, अदरवाइज किसी और लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, एचटीएमएल और बॉडी टैग का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? यस। यस सर, क्यों क्लियर आकांक्षा है। जी? यस सर। क्लियर है सर। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपने। अच्छा, आप लोगों को ये यहाँ पे ये होमवर्क भी है कि आप इसमें इस कोड में इसको तो अभी गिटहब पे डाउनलोड कर ही लीजिएगा आप लोग, इसमें दो चार पेज और बनाइएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा प्रोडक्ट के अंदर भी एक लेआउट डॉट टीएस फाइल बनाइएगा, उसमें कुछ चीजें मेंशन करिएगा,
देखिएगा वो कैसे जब उस पेज पे जा रहा है तो शो होना। ठीक, प्रैक्टिस देखिए आपका काम, जितना यहाँ पे पढ़ाया जाए इसमें तो कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं। तो इसमें कुछ क्या चीजें अपनी तरफ से ऐड करके आप ट्राई कर सकते हैं, वो करने को, सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, उसके बाद इसमें कुछ चीजें अपने तरफ से ऐड ऑन करने की कोशिश करिएगा। उससे क्या होगी, बहुत सारी गलतियां होगी, फिर वहां पे ना आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। सेम कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, राउटिंग एक काफी इम्पोर्ट, क्योंकि हर एक वेबसाइट में आपको राउट्स बनाने ही बनाने हैं, तो राउटिंग काफी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी हमें बेसिकली राउट्स बनाने, बेसिकली जितने भी पेज बनाने हैं, उतने सारे फोल्डर बनाने पड़ रहे हैं। नहीं, अगर हमें राउट अबाउट नाम का राउट बनाना है तो अबाउट नाम का फोल्डर बनाना है, फिर उसके अंदर पेज डॉट टीएस फाइल बना रहे हैं। उसी तरीके से अगर ब्लॉग नाम का एक राउट बनाना है तो ब्लॉग नाम का एक फोल्डर बना रहे हैं, देन उसके अंदर पेज डॉट टीएस फाइल बना रहे हैं। अगर हमें प्रोडक्ट नाम का एक राउट बनाना है तो प्रोडक्ट नाम का एक फोल्डर बना रहे हैं, देन उसके अंदर हम लोग एक पेज डॉट टीएस फाइल बना रहे हैं। अगर सोच के देखो, अगर जो कॉमन राउट्स हैं, जो एक दो जैसे मतलब प्रोडक्ट नाम का एक ही राउट होगा। ठीक है, अबाउट नाम का एक ही राउट हो सकता है, अबाउट वन, अबाउट टू, अबाउट थ्री, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही होगा अबाउट पेज। बट अगर मान लीजिए हम ब्लॉग के अंदर मान लीजिए कई सारे ब्लॉग हो, नहीं, फर्स्ट ब्लॉग हो गया, सेकेंड ब्लॉग हो गया, थर्ड ब्लॉग हो गया, ब्लॉग तो कई सारे हो सकते हैं ना एक वेबसाइट के यस। अंदर। तो अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट के अंदर 100 ब्लॉग हो गए, 100 क्या 1000 ब्लॉग हो गए, क्या 1000 फोल्डर बनाएंगे? फर्स्ट ब्लॉग नाम का फोल्डर, सेकेंड ब्लॉग नाम का फोल्डर, थर्ड ब्लॉग नाम का फोल्डर, ऐसे तो नहीं बनाएंगे। नो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कि अगर हमें मान लो एक डायनामिक फोल्डर बनाना हो, कि वो फोल्डर बेसिकली ना किसी भी नाम को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट जेएस में एक स्पेशल टाइप के फोल्डर बनाने का ना एक कन्वेंशन है, कि आप एक स्पेशल नेम है जिसके थ्रू हम ना ये डायनेमिक नाम का फोल्डर, डायनेमिक फोल्डर बना सकते हैं। इसके वो अलग अलग फोल्डर को रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग टाइम पे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए, चलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि जस्ट एग्जांपल, लोकल होस्ट :3000 पे हमारा रन हो रहा है, स्लैश ब्लॉक पे जाएंगे तो ब्लॉक के अंदर जो पेज डॉट टीएस फाइल है वो बेसिकली इस राउट को रिप्रेजेंट कर देगा। उसी तरीके से अगर हम लोग लोकल होस्ट :3000 स्लैश ब्लॉक, और इस ब्लॉक के अंदर अगर हमें फर्स्ट ब्लॉक पे जाना है, फर्स्ट ब्लॉक मतलब जो फर्स्ट ब्लॉक नाम के फोल्डर के अंदर होगा पेज डॉट टीएस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्लॉग नाम का एक फोल्डर बनाना होगा, और इस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएस फाइल बनानी होगी, क्योंकि ये भी तो एक राउट हुआ ना। क्लियर, राउटिंग के लिए हमने ही देखा है, जिस नाम का राउट बनाना है उस नाम का फोल्डर बनाना है। उसी तरीके से अगर सेकेंड ब्लॉक पे जाना बनाना होगा राउट, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना होगा, एक सेकेंड ब्लॉक नाम का एक फोल्डर बनाना होगा। ठीक है, तो वहां पे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मान लो अगर हमें जाना होगा तो सेकेंड ब्लॉक, देन स्लैश, देन हमारा क्या होगा, सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, ऐसे करके जितने भी ब्लॉक हमें क्रिएट करना होगा अपनी वेबसाइट पे, उतने क्या करने होंगे हमें, उतने उतने हमें क्या करने होंगे, फोल्डर बनाने होंगे। नहीं, उतने उतने नाम का फोल्डर बनाना होगा, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, देन थर्ड ब्लॉक। ठीक है, ऐसे करके देन फोर्थ ब्लॉक, ऐसे करके हमें क्या करना होगा, अलग अलग नाम से फोल्डर बनाना है, जो कि मतलब देखा जाए तो बहुत लेंदी भी है। और ये इस तरीके से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों ब्लॉग बनाते, हजारों फोल्डर और फाइल्स हमें क्रिएट करना होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट जेएस में एक कन्वेंशन है, बेसिकली एक स्पेशल फीचर मिलता है कि जब भी आपको ना ये जो ब्लॉग है, जो कि पहले से डिसाइड नहीं है कितने सारे आपको ना ब्लॉग बना रहे हैं, फिर डायनेमिक तरीके से हम चाहते हैं कि
कोई फर्स्ट ब्लॉक डाले तो फर्स्ट ब्लॉक दिख जाए, फर्स्ट ब्लॉक का कंटेंट दिख जाए उसको। सेकंड ब्लॉक डाले तो सेकंड ब्लॉक का कंटेंट दिख जाए। बट हमें इतने सारे फोल्डर ना बनाना पड़े, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम ब्लॉक फोल्डर के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोल्डर बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, उस फोल्डर का नाम बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। क्लियर। जिस भी फोल्डर के अंदर इसको हम डायनेमिक फोल्डर बनाना चाह रहे हैं। डायनेमिक फोल्डर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली इस नेम के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होता रहे, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक लिखता है तो फर्स्ट ब्लॉक का कंटेंट दिखेगा, सेकंड डालता है तो सेकंड ब्लॉक का कंटेंट दिखेगा, थर्ड डालेगा थर्ड, जैसे सो फोर्थ, नहीं। तो अब क्या होगा कि हमें यहाँ पे कुछ नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब ये नाम कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, आईडी लिख लो, स्लग लिख लो, ब्लॉग लिख लो, जो भी मन करे वो लिख लीजिए। बट कॉमन मतलब आपको करना क्या है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। क्लियर। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायनेमिक फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेशल नेम कन्वेंशन है ये, जो कि नेक्स्ट जेएस में स्पेसिफिक। तो जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फोल्डर का नाम लिखते हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट उसको स्पेशल तरीके से, सॉरी नेक्स्ट जेएस उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट करता है, और स्पेशल तरीके से उसको रेंडर भी करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं, फिर करके देखते हैं कि अच्छा ये कैसे कुछ काम करता है, ठीक है। यस सर। समझ में आया क्यों बना रहे हैं इसको हम, डायनेमिक ब्लॉक क्यों बनाने जा रहे हैं हम लोग, डायनेमिक फोल्डर, क्योंकि हमें कई सारे फोल्डर अलग अलग टाइम पे उसके अलग अलग कंटेंट के लिए चाहिए, ठीक है। और ये बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको डायनेमिक बना रहे हैं कि जितनी नीड हो उतना उसको वो रिप्रेजेंट कर ले। चलिए तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है तो इसको यहाँ पे नहीं करते, एक बार समझाने के लिए ना आपको हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए बस ना समझिए, प्रोडक्ट नाम, ये प्रोडक्ट फोल्डर दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है फोल्डर। हम चाहते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, प्रोडक्ट फोर, ऐसे करके अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फोल्डर हो, उसके लिए स्पेसिफिक कंटेंट हो, नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अलग अलग प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू नाम का फोल्डर बनाने से अच्छा क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर, जिसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे, नहीं। और इसका नाम कुछ भी बोल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, तो उसकी आईडी के लिए हम लोग प्रोडक्ट आईडी लिख दे रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं, नाम कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बट आपकी मर्जी। अब ये हमने फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पेज डॉट टीएस फाइल बनानी होगी, नहीं। सिंपल बात है ना। किसी भी फोल्डर को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पेज डॉट टीएस फाइल, टीएसएक्स फाइल या जेएस फाइल, जो भी आपको बनाना है बना लो। चलो मैं जेएस फाइल बना दे रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ भी देखिए, अभी इस लेवल पे आपको जावा स्क्रिप्ट का यूज करो, टाइप स्क्रिप्ट का यूज करो, कोई मैटर नहीं करता, दोनों में एरर नहीं शो होगा अभी। अब जेएस फाइल हमने बना दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फाइल किस टाइप, एक कंपोनेंट ही होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बना दो आप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फंक्शन होगा, ये क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेज, क्या हुआ कुछ, सही है ना। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा कुछ भी, रिटर्न करके सिंपली
ठीक है, प्रोडक्ट पेज हो गया। और इसके अंदर अगर हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट नंबर डालना होगा, जस्ट लाइक हम चाहते हैं यहाँ पे ये भी कौन सा प्रोडक्ट का पेज है, प्रोडक्ट नंबर। ठीक है, इसको किसी पैराग्राफ में ऐड करो। अच्छा, अभी देखो हमें इसको सेव कर रहे हैं, सॉरी मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमें एक कॉमन रूट लेआउट बनाना होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोडक्ट, एक डायनेमिक हमने बना दिया। ठीक है, अच्छा इसका फायदा क्या है कि अब देखिए ना, प्रोडक्ट के अंदर जैसे प्रोडक्ट स्लैश करके हम कुछ भी मेंशन करेंगे, हर बार ये कंटेंट दिखेगा नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसको अभी रन करें और यहाँ पे हम क्या करें, प्रोडक्ट के अंदर जब प्रोडक्ट नाम का जो हमारा फोल्डर था, प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट पे हमारा ये प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट का कंटेंट। बट प्रोडक्ट के आगे हम क्या करेंगे, जो हमने डायनेमिक कंटेंट बनाया उससे क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए हम वन लिखते हैं तो भी हमारा क्या कंटेंट दिखेगा, देखिए प्रोडक्ट पेज और प्लस पैराग्राफ के अंदर जो हमने बना रखा था वो दिख रहा है। अगर वन की जगह पे अगर हम टू लिखे, क्योंकि वन नाम का हमने फोल्डर तो नहीं बना रखा था, अगर हम टू लिखे या थ्री लिखे, कुछ भी लिखेंगे तो भी हमारा ये कंटेंट दिखेगा नहीं। उसी तरीके मतलब एरर शो नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए सीधे डायरेक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट लिख दे तो भी हमारा क्या दिखेगा, एक कंटेंट दिखेगा मतलब। ठीक है, देखिए एरर नहीं हो रहा, इस पे भी हमारा क्या हो रहा है, पेज बेसिकली रेंडर हो रहा है। मतलब क्या कि हमने जो डायनेमिक फोल्डर बनाया, ठीक है, डायनेमिक फोल्डर बनाने के लिए हमने क्या किया था, ठीक है, डायनेमिक फोल्डर बनाने के लिए हमने क्या किया था, प्रोडक्ट नाम का जो हमारा फोल्डर था, प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक प्रोडक्ट आईडी नाम का हमने एक बेसिकली फोल्डर बनाया था। और इसके अंदर हमने पेज डॉट टीएस फाइल हमने बनाया था। ठीक है, ऐसे बनाया था। तो ये जो प्रोडक्ट आईडी नाम का जो फोल्डर है, ये जो फोल्डर है बेसिकली, ये फोल्डर ना, यहाँ पे जो यहाँ पे राउट के अंदर प्रोडक्ट स्लैश करके जो भी हम कंटेंट बेसिकली राउट मेंशन करेंगे, इस राउट को बेसिकली, ये राउट, ये प्रोडक्ट आईडी बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करेगा। या वन हो, टू हो, थ्री हो, कोई मैटर नहीं करता है। हर एक राउट के लिए बेसिकली ये फोल्डर क्या करेगा, काम करेगा। हमें हर अलग अलग यहाँ पे राउट्स के लिए अलग अलग फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। हेलो, समझ में आया? बट तो सर, हाँ बोलिए। सर अगर जितनी बार भी हम लोग कोई भी नेम देंगे तो क्या वहां पे एक नया फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा? मतलब नहीं, फिर से एक बार बोलो। मतलब सर मान लीजिए प्रोडक्ट वन में हमने कोई ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है, कंटेंट, और प्रोडक्ट टू में हमने कुछ वेजिटेबल वगैरह कुछ रख दिया है, तो हम लोग कंटेंट अंदर का कैसे अलग करेंगे? इसमें तो बार बार सेम आ रहा है हाँ, तो अभी तुम उसके आगे आगे क्यों पूछ रहे हो, पीछे भी ना। पूछना, जितना डिस्कस किया वो पूछो। ठीक है, देखिए बट यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है ना, कि हर एक राउट्स के लिए सेम कंटेंट दिखाई दे रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो अब हम चाहते क्या है कि हर एक राउट्स के लिए ना, मतलब यहाँ पे जो भी चेंज हो, हमारा कंटेंट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो नहीं। क्लियर, यही आपका क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अगर ग्रोसरी, अगर मतलब प्रोडक्ट स्लैश ग्रोसरी लिख रहे हैं तो ग्रोसरी से रिलेटेड कंटेंट देखिए। अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्लैश अगर मान लो हम नहीं, सिंपल कुछ भी किचन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो वहां पे किचन से रिलेटेड मतलब, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब कंटेंट दिखे ना, जो भी हम डालें वो उससे रिलेटेड दिखे। चाहे ये होगा कैसे, होगा कैसे, तो इसलिए सबसे पहले तो हमें इस वाले कंटेंट को यहाँ पे जो कुछ भी पैरामीटर में डाला जा रहा है बेसिकली इस राउट के यहाँ पे, इसको पहले हमें एक्सेस करना होगा कि बेसिकली किया डाला क्या, सर्च किया बेसिकली कौन से राउट को बेसिकली हमारा
जो यूजर है उसने कौन से राउट पे नेविगेट कर रहा है, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए। क्यों? ठीक है। तो पता यस। करने के लिए हमें सबसे पहले हमें एक स्पेशल टाइप करना, यहाँ पे हमें एक प्रॉप मिल जाता है इस पेज पे, डायनेमिक पेज के अंदर। ठीक है। यहाँ पे हमें एक प्रॉप मिल जाता है और ये प्रॉप नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? परम्स। ठीक है। परम्स। ठीक है। ये परम्स जो है, जैसे चिल्ड्रन प्रॉप, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी था प्रॉप के अंदर, वैसे ही प्रॉप के अंदर ये परम्स नाम का एक प्रॉपर्टी है, स्पेशल नाम है ये। ठीक है। हमेशा परम्स ही होगा। क्लियर? ये परम्स नाम के हमें क्या है, एक प्रॉमिस मिल जाता है। क्या मिलता है? प्रॉमिस। ठीक है। जो हम जिसमें इस ऑब्जेक्ट, बेसिकली प्रॉमिस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही हम उसको ट्रीट, इस परम्स के अंदर ये परम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। और इसके अंदर जो भी हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं इस यूआरएल में, जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट हमने लिखा, तो इस परम्स नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी की तरह हमें यहाँ पे ये एक्सेस हो जाएगा परम। नहीं तो सॉरी, फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर हम परम्स डॉट फर्स्ट प्रोडक्ट लिखेंगे तो बेसिकली ये हमें ये मिल जाएगा, ये वाला कंटेंट मिल जाएगा। सॉरी, फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं, बेसिकली सॉरी, फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं, अगर हमें इस वाले कंटेंट को एक्सेस करना है, यहाँ पे क्या टाइप किया गया है, तो हम क्या करेंगे अपने कोड में, जैसे परम्स डॉट, ये जो हमारा फोल्डर का नाम है ना, प्रोडक्ट आईडी नहीं, जैसे हम प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे तो बेसिकली परम डॉट प्रोडक्ट आईडी किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस पैरामीटर को। ठीक है। क्लियर? यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नंबर हम अगर लिखे, ठीक है, अभी हम नंबर ही लिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स, या फिर हम चलो प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं, और हमें क्या करना है कि उस पैरामीटर को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें इस परम, क्योंकि अगर हमें कोई भी डायनेमिक कंटेंट को अपने कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करना होगा, ये पार्ट है, हमने रिएक्ट में पढ़ा था कि अगर किसी डायनेमिक कंटेंट को रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर हमें एक्सेस करना है तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख हम एक्सेस करते हैं। याद है कि नहीं याद है? यस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हमें परम डॉट क्या करना होगा, हमें उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, ये जो हमारा फोल्डर का नाम है, ठीक है, फोल्डर का नाम क्या है? प्रोडक्ट आईडी। ठीक यस। है। अब क्या होगा, जैसे मैं ये सेव करूंगा, तो देखिए हमारा क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखिए क्या होगा कि ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है बेसिकली, सॉरी एक मिनट, जस्ट लाइक वन अगर हम मेंशन करते हैं, और तो अभी देखिए हमारा कंटेंट नहीं चेंज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? प्रोडक्ट आईडी। सर वो बगल में जो आपने लिखा है, करली हाँ, ब्रेसेस के बगल में, PROCTUC, पैरन, वो भी होगा क्या उसके बगल में? कहाँ पे? लाइन नंबर 5। परम सी तो है क्या? उसके बगल में जो लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में। चलो, तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे एक्चुअली अभी ये ना, सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दिया था। गलती ये है कि अभी नेक्स्ट जेएस 16 में क्या हो रहा है, इसको ना इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली एक प्रॉमिस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो जब भी हम किसी भी डायनेमिक कंटेंट को हम एक्सेस करते हैं, तो इस परम्स को पहले ना हमें अवेट करना होगा। अवेट करने के लिए ऑब्वियस बात है हमें क्या करना होगा कि इस फंक्शन को ना एसिंक फंक्शन बनाना होगा, एसिंक फंक्शन बना के। ठीक है। और हमें पहले क्या करना होगा, इस परम को हमें अवेट कर लेना होगा। ठीक है। जस्ट लाइक क्या कर सकते हैं, कंटेंट कॉन्स्ट नाम मालूम है, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप कुछ नाम जो भी देना चाहते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट
आईडी नाम दे दो, कॉन्स्ट नाम है, बेसिकली कॉन्स्टेंट के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको रैप करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अवेट, ठीक है, अवेट परम्स, ठीक है, अ- हमने अवेट कर लिया। ठीक है, अब इस अवे आईडी के अंदर, या फिर जस्ट लाइक आईडी ना लिख के कुछ और लिख लो, जस्ट लाइक प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट नाम हमने मेंशन कर दिया, प्रोडक्ट। और फिर इस प्रोडक्ट डॉट परम आईडी कर दिया हमने। ठीक है, ये समझ में आया अभी लाइन? अब अगर हम लोग जाके देखेंगे, ठीक है, ये जो हमने बताया डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए, डायनेमिक राउट बनाने के लिए हमने क्या बोला, कि जो परम्स नाम का हमें एक ऑब्जेक्ट प्रॉमिस मिल रहा है, ठीक है, ये तो इस प्रॉमिस, बेसिकली प्रॉमिस है जिसको हमें पहले अवेट करना होगा, बेसिकली उसको एक्सेस करना होगा। उसके लिए हमें अवेट कीवर्ड का यूज करना होगा। तो अवेट कीवर्ड हम तभी यूज करेंगे जब हमारा, हम सिर्फ अवेट कीवर्ड को यूज करने के लिए हमें एसिंक फंक्शन का होना जरूरी है। नहीं, एसिंक अवेट हम लोगों ने पढ़ रखा था जावा स्क्रिप्ट में, कि अवेट कीवर्ड हमेशा एसिंक फंक्शन के साथ ही होगा, यूज होगा। ठीक है, इसलिए हमने इस फंक्शन को हमने क्या बना दिया, एसिंक फंक्शन बना दिया। क्लियर? तो इस परम को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सेस कर लिया, इसको एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया, प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, और इस प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल होगा, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो प्रोडक्ट आईडी हमने बना रखा है, इस प्रोडक्ट आईडी को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। और ये जो होगा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा प्रोडक्ट स्लैश लगा के जो भी हम लोग उस पैरामीटर में लिखेंगे, जैसे अगर हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट लिखे या सेकंड प्रोडक्ट लिखे, जो भी लिखेंगे वो उस कंटेंट, वो कंटेंट बेसिकली यहाँ पे हमें शो होगा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी के रूप में। ठीक है, एक बार देखते हैं हमें आउटपुट में क्या दिख रहा है, फिर बताइएगा आप। थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, कुछ चीजें अगर कंफ्यूज होते भी हैं, कोई नहीं, कई बार प्रैक्टिस करें, मतलब ये तो डेली आप नेक्स्ट जैसे ही पढ़ने वाले हैं, तो कई बार रिपीट होने वाला है। बट फिर भी अभी देखिए, तो क्या हो रहा है हमारा, ये देखिए प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, वो देखिए हमारा ये फर्स्ट प्रोडक्ट की जगह पे आ गया, हुआ। अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ और मेंशन करूंगा, अगर वहां पे कुछ और मेंशन करूंगा, तो यहाँ का कंटेंट देखिए अपने आप चेंज हो जाएगा। ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे चेंज होगा तो। ठीक है, तो अगर चेंज करके देखते हैं फिर आपको, देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए फर्स्ट की जगह पे अगर मान लीजिए हमने सेकेंड डाल दिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड आ गया। नहीं, बेसिकली क्या है, हम यहाँ के इस पैरामीटर में जो भी चीजें मेंशन की जा रही है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। एक्सेस करना जरूरी है। अब इसका यूज कैसे करना रियल लाइफ में भी हम लोग करके देखेंगे। अभी पहले हमने क्या किया, कि वहां पे राउट के अंदर जो कुछ भी मेंशन किया जा रहा है, पहले उसको हम एक्सेस तो कर पाए, कि बेसिकली यूजर हमें कौन से राउट को एक्सेस करना चाह रहा है। जैसे अब वन को हम करेंगे, देखिए यहाँ पे वन हो गया। नहीं, बेसिकली क्या है, कि डायनेमिक कंटेंट, जो हमारा डायनेमिक फोल्डर है, जो भी पैरामीटर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, परम्स नाम के एक प्रॉमिस को बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट जो हमारा, जो कि एक प्रॉमिस होता है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर उसको यूज करने के लिए वो प्रॉमिस है, हम पहले अपने कंपोनेंट को एसिंक कंपोनेंट मतलब फंक्शन बना रहे हैं, ताकि हम अवेट कीवर्ड का यूज कर सके, और चीजें, बाकी चीजें बस सिंपल सी बात है। फिर उसको ऑब्जेक्ट हमारा मिल ही जा रहा है, उसको ये हमें एक रिटर्न अवेट हमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। उस ऑब्जेक्ट को हमने प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसको फिर प्रोडक्ट आईडी भी कर दिया। अगर हम चाहें तो इसी जगह डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। डी स्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इस परम नाम के जो ऑब्जेक्ट प्रॉमिस जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है, उसमें ये प्रॉपर्टी होगी। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट डाट जो यहाँ पे हमने मेंशन किया, ये करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा सिंपल ऐसा कोड हो जाएगा। सेम ही कोड है,
आपकी मर्जी, सेम आप अभी भी वैसे ही काम करेगा, आपका मर्जी है। अगर 3 डालेंगे तो देखो 3 यहाँ पे दिख रहा है, जो भी करेंगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं सिंपल करने के लिए उसको हम 2 लाइन में ऑलरेडी कर रखा है, बट आपकी मर्जी है कि डायरेक्टली इस परम, ये परम्स के अंदर कौन सी क्या चीजें मिलेगा हमें, ये जो ये सेम नाम होना चाहिए। प्रोडक्ट आईडी है तो प्रोडक्ट आईडी, ब्लॉग आईडी है तो ब्लॉग आईडी, आईडी लिखा है तो आईडी, स्लग लिखा है तो स्लग। जो भी हम यहाँ पे ये डायनेमिक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नाम मेंशन किया है, वही इस परम नाम के जो प्रॉमिस के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी होगी सेम नाम की, ठीक है। उसको हमें एक्सेस करने के लिए हमें सेम नाम से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, या फिर किसी वेरिएबल में रख के फिर उस ऑब्जेक्ट से वो प्रॉपर्टी डॉट मेथड के थ्रू, ऑपरेटर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हेलो, समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं? सर, आ तो रहा है Yes, थोड़ा। हाँ, आ रहा है। थोड़ा सा आप लोगों ने बोला है 2-3 घंटे, 4 4 घंटे मेहनत करेंगे ना तो पढ़ो। यस। अब प्रैक्टिस करना नहीं तो फिर मत बोलना कि फिर सर छूट गया, ठीक है। क्लियर? तो यस। अच्छा, अब इसका रियल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, ऑलरेडी हमने कोड लिखा है। वहाँ पे अपने समझ गए हम लोग कि डायनेमिक कंटेंट फोल्डर कैसे बनाते हैं, और उसके राउट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो सेम ये यहाँ ब्लॉग वाले फोल्डर में चलते हैं। ब्लॉग के अंदर हमने एक आईडी नाम का एक डायनेमिक फोल्डर बना रखा है, आईडी, ठीक है। मैंने क्या बोला, नाम कुछ भी मेंशन कर सकते हो, बट ये जो नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यही क्या होगा, उस परम्स नाम का जो हमें पैरामीटर मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर प्रॉप्स मिल रहा है, उसका क्या होगा, ये प्रॉपर्टी होगी। आईडी लिखा है तो आईडी, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखा है तो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो अब इस जो हमारा आईडी नाम का जो हमारा डायनेमिक कंटेंट है ब्लॉग के अंदर, अब इसको हम ब्लॉग आईडी भी लिख सकते थे, लिखना थोड़ा और भी स्पेसिफिक होता, क्योंकि उससे समझ में आता है कि ब्लॉग के अंदर डायनेमिक कंटेंट बना रहे हैं। बट हमने एक जनरल आईडी नाम लिख दिया, आपकी मर्जी है, मैं बताऊँ, ठीक है, कुछ भी। तो हमने आईडी लिखा। अब इस फोल्डर को हमें डायनेमिक फोल्डर को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या करना होगा, इस आईडी नाम के जो फोल्डर है उसके अंदर पेज डॉट टीएस फाइल बनानी होगी, जस्ट, ठीक है। तो जस्ट चलते हैं, ओपन करते हैं, देखिए ऑलरेडी हमने बना रखा है पेज डॉट जेएसएक्स फाइल, टीएसएक्स फाइल बना रखा है। हेलो, समझ में आया? यस अब सर। इसके अंदर कंटेंट का ऐसा क्या होगा, क्या होना चाहिए, अभी तो देखा है ना आप लोगों ने, क्या सर कोड क्या होगा? कंटेंट मतलब समझ नहीं पाया क्या पूछ अरे, रहे हैं। इस पेज डॉट टीएस फाइल के अंदर बेसिकली हमने क्या लिखा होगा, किस टाइप का कोड लिखा होगा? सर जिसमें हम परम जो है हमारा प्रॉमिस अब वो इस बात यूज एक कर रहे हैं। कंपोनेंट बनाए होंगे, रिएक्ट कंपोनेंट, उसमें हमने एक परम नाम का प्रॉप्स हमने एक्सेस किया होगा, ठीक है। बट प्रॉप्स एक प्रॉमिस है, तो वो कंपोनेंट क्या होगा, एक एसिंक कंपोनेंट होगा, नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, एसिंक कीवर्ड के साथ होगा। जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट वाले में हमने एसिंक कीवर्ड यूज कर रखा था, तो यहाँ पे भी हम देखिए क्या है, सिंपल सी बात है। ये थोड़ा सा रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला चीज है, ताकि आप समझ पाओ कि हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि, अच्छा, ये देख लेना इसको ना, अभी आज नहीं समझ में आता है तो कल फिर से इसको एक बार ना डिस्कस कर लेंगे। बट कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसको और भी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता था, बट एक एक रॉ प्रैक्टिस करके एग्जाम्पल रूप में, बट डायरेक्टली हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे वही हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है। कोड भी बड़ा सिंपल है, ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में हमने इसकी प्रैक्टिस कर रखा है। जब हम लोग एपीआई कॉल कर रहे थे तो ऑलरेडी ऐसे कोड हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, पढ़ रखा है, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया। तो देखिए क्या है कि हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो हमारा काम, हमें क्या करना था कि हमें अलग अलग ब्लॉग, जो कि या तो हम खुद के ब्लॉग एक कंटेंट बनाए जहाँ पे अलग अलग ब्लॉग कंटेंट हो, ठीक है, या तो हमें फ्री की जो एपीआई होती होती है जो कि ब्लॉग से रिलेटेड, जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था ना जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, कि प्रोडक्ट को फेच कर ले रहे थे, पोस्ट को फेच कर पा रहे थे जेसन प्लेस होल्डर एपीआई के थ्रू, नहीं। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर रखा है कि पहले हमने क्या किया, एक फेच फंक्शन का यूज करके जेसन प्लेस होल्डर एपीआई जो होता है बेसिकली वहां से हमने पोस्ट की ना एक लिस्ट क्या कर लिया, हमने फेच कर लिया, ठीक है।
अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा यस। सा आराम से समझाते हैं, समझिए, ठीक है। कि हम लोगों ने देखा था, पहले पढ़ा था कि जब भी हमें एपीआई के थ्रू डेटा को फेच करना होता था, हम फेच एपीआई का यूज करते थे, ठीक है। फेच फंक्शन में हम क्या करते थे बेसिकली, जो भी डेटा, जहां से भी डेटा को फेच करना था उसका यूआरएल पास करते थे, नहीं? क्लियर? तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, देखिए ये सिंपल सा यूआरएल ही है जिसको हमने यहाँ पे पास कर रखा है कि हमें इस पार्टिकुलर एड्रेस से डेटा को फेच करना है, ठीक है। यहाँ से फेच करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स, मतलब जो भी यहाँ से रिटर्न होगा उसको रिस्पॉन्स नाम के कौन मतलब बेसिकली वेरिएबल में इनमें स्टोर कर लेना है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आता है तो हमें एरर शो कर देना है। अगर अदरवाइज अगर रिस्पॉन्स में, अगर इस लोकेशन से कुछ रिस्पॉन्स में आता है तो उसको रिटर्न कर देना, रेज डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। एक मिनट रुक, क्या बोले? अच्छा, फेच फंक्शन समझ में आता है कि नहीं आता, पहले ये बताओ आप लोग, कि ताकि और आता है सर। आता है। यस सर। सर मुझे कम ये आता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्या करूँ मैं आपको कैसे सब। अच्छा, ये कोड अभी एक बार समझ लो, फिर उसके बाद बताना, अगर नहीं समझ में आता तो उसको और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा काम सिंपल सा था कि फेच फंक्शन का यूज करके हमें डेटा को फेच करना था, क्योंकि डेटा हमारे पास नहीं था, किसी थर्ड पार्टी जगह से हमें फेच करना था, ठीक है। तो फेच फंक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, यूआरएल को पास करते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में, और देन उसके बाद जो भी डेटा आता है उसको एज ए रिस्पॉन्स हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और वो जो वेरिएबल होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है बेसिकली, नहीं, जो रिटर्न होता है वो फेच फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा रखा था। तो उस प्रॉमिस को एक जेसन कंटेंट में बदलने के लिए जेसन फंक्शन का हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल है उसको हमने लोग क्या किया, हमने जेसन के अंदर हमने रिटर्न कर दिया जेसन फॉर्मेट में, ताकि उसको हम लोग कहीं पे यूज कर लें। बट रेज डॉट जेसन भी हम जब भी, ये भी क्या हमें रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस से ही रिटर्न करता है, ठीक है। क्लियर? तो पहला जो ये फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस फंक्शन का सिंपल सा बस एक ही मकसद है कि पहले डेटा को हम फेच करना, ठीक है, कहीं से भी रियल लाइफ में जहां भी हमारा डेटा रखा गया है उस डेटा को पहले हमने फेच किया, ठीक है। और ये जो बीच का ये रेज डॉट, ये लाइन को आप चाहो, एक कंसोल डॉट, ये लाइन हटा दो, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, तो ये जो रिस्पॉन्स फेच करने के बाद दो ही रिस्पॉन्स हो सकता है, या तो कुछ रिटर्न में होगा या तो नहीं होगा, नहीं आएगा, नहीं, ठीक है। बट हमें दोनों को हैंडल करना है, तो दोनों को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, इफ कंडीशन का यूज कर लिया। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट क्या होगा उस सिनेरियो में कि अगर मान लो अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। इसलिए इस सिनेरियो को भी हैंडल करने के लिए हमने इफ ब्लॉक का लगा रखा है कि अगर रिस्पॉन्स अगर नहीं आता है तो हमें एक मैसेज तो शो हो जाए कि भाई चलो पोस्ट फाउंड नहीं है, मतलब नहीं रिस्पॉन्स आया, एरर शो हो रहा है, ठीक है, कि हमारे जो एपीआई है बेसिकली हमें कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक का ये जो फंक्शन है बेसिकली, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमें डेटा को फेच करना है और उसको रिटर्न कर देना है, बस, ठीक है। और एक्चुअली में कंपोनेंट हमारा क्या है, इस डायनेमिक फोल्डर के अंदर का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट तो ये है नीचे का, ठीक है। कंपोनेंट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम परम्स जो हमने यूज किया था, परम्स का यूज किया। परम्स क्योंकि एक प्रॉमिस है तो उसको अवेट करके हमने क्या कर लिया, यहाँ ही देखो डायरेक्ट हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, जो कि प्रोडक्ट आईडी वहां पे किया तभी दिखाया था। तो हमने यहाँ पे किसी वेरिएबल में ना स्टोर करके ये जो आईडी नाम का हमने ये जो फोल्डर बनाया, इसलिए यहाँ पे आईडी लिखा है हमने। अगर प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी से डी स्ट्रक्चर करते, नहीं, ठीक है। तो आईडी हमने कर लिया, और देन उसके बाद ये जो हमारा पोस्ट, ये जो हमारा फंक्शन है, गेट पोस्ट नाम का फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं,
अपने कंपोनेंट के अंदर कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, ये कॉल कर लिया हमने, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है कि एक आर्गुमेंट ले रहा है। नहीं, आईडी नाम का एक आर्गुमेंट है यहाँ पे हमने पास किया है, तो उस आईडी को हमने यहाँ पे, ये जो आईडी हमने यहाँ से एक्सेस किया है परम से, इसको यहाँ पे पास कर दिया। तो बेसिकली हमें अब क्या होगा, इस आईडी की जगह पे क्या पास होगा, ये आईडी इक्वल टू क्या होगा, हेलो, यस सर। ये आईडी आईडी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर वहां पे जो हम पास करेंगे यूआरएल में। यूआरएल में जो पास करेंगे, नहीं सिंपल समझ में आया। यस। और फिर वो यूआरएल कहाँ पे जाएगा, जो भी हमने पास किया हम लोगों ने, अगर मान लीजिए इसके जगह पे यूआरएल में हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग/1 करते हैं, तो वन इक्वल आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, अगर हम लोग 2 करेंगे तो आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, हेलो, समझ में आया? यस सर। क्लियर? अब आईडी इक्वल टू 2 होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो कि जब इसे आईडी इक्वल टू 2 होगा, तो ये जो पोस्ट कॉल होगा, तो आईडी यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इस आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, और फिर इस आईडी को हमने कहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया है। तो बेसिकली एक्चुअल में हम किसको फिर फेच कर रहे हैं, https://json placeholder डॉट टाइपी कोड डॉट कॉम पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं, उसमें भी हम कौन से पोस्ट यूज कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उस पोस्ट को यूज कर रहे हैं, नहीं फेच कर रहे हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो समझ में आ रहा है कि डायनेमिक कंटेंट क्या है, कि हमने सिर्फ आईडी नाम का एक प्रोडक्ट बनाया, हमने 1 2 3 4 5 6 नाम का फोल्डर नहीं बना रहे, हम एक फोल्डर बनाए, और यहाँ पे जो भी कंटेंट, जो भी हम सर्च करना चाहे 1 2 3 4, उसको रिप्रेजेंट करेगा ये आईडी। नहीं, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ से क्या होगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से फेच हो जाएगा, फिर यहाँ से जो रिटर्न करेगा ये हमारा, इसको हम, ये हमें एक पोस्ट मिल जाएगा, पोस्ट मिलेगा। अब पोस्ट का जो कंटेंट होगा, पोस्ट के अंदर टाइटल होगा, बॉडी होगा, आईडी नंबर होगा। ठीक है, और उसको फिर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। ये जो हमारा पोस्ट होगा, ये पोस्ट बेसिकली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक एरे हो सकता है। आप रिटर्न करने के बाद हमें पता चलेगा कि किस फॉर्मेट में मिल रहा है। तो अगर आप चाहें, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि किस फॉर्मेट में डेटा हमारे पास आ रहा है, तो आप कंसोल डॉट लॉग कर लीजिए, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट को हम बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर अब जाके अपने यूआरएल पे जाके देखो कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कि 3 नाम का अगर हम पोस्ट को अगर एक्सेस करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये देखिए 3 आ रहा है। बट अगर हम इसको कमांड लाइन पे जाके देखें, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, हमें क्या, कहाँ पे जाना होगा, ब्लॉग वाले सेक्शन को ना, ब्लॉग ब्लॉग/3। नहीं, तो 3 अगर हम ये करते हैं, तो अभी देखिए क्या होगा कि हमें कुछ कंटेंट शो होगा। यस। सॉरी प्रोडक्ट ही कर दिया मैंने, ब्लॉग करना था, ब्लॉग/2 3 जो भी हो। तो देखिए क्या हो रहा है हमारा, कि हमारा ब्लॉग 2 देखिए हमारा कनेक्ट हो गया, ये हमारा ब्लॉग 2 कंटेंट आ गया। क्लियर? तो आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉग 2 का हमारा कंटेंट। यस। अरे सॉरी, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा कंटेंट है बेसिकली, देखिए हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर रहा था, जो हम उसको कंसोल किया था, जिसमें क्या है, ब्लॉक के अंदर बॉडी है, आईडी है, टाइटल है, यूजर आईडी है। नहीं, ठीक है, और हमने क्या क्या यूज किया है, टाइटल और बॉडी को यूज कर लिया है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के आईडी नंबर को भी हम चाहे तो यूज कर लें। आईडी नंबर हमने अपनी यूआरएल में सर्च करने के लिए यूज कर लिया था, और ये कंटेंट दिखाने के लिए हमने पोस्ट डॉट टाइटल और पोस्ट डॉट बॉडी को यूज कर लिया है। इसलिए हमें ये कंटेंट दिखाई दे, पोस्ट डॉट टाइटल और पोस्ट डॉट बॉडी।
नहीं, ऑब्जेक्ट है तो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दे रहा होगा। तो एक काम करिएगा आप लोग, ये कोड मैं अभी पोस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और लिंक मैं आपको भेज दूंगा, एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कल यहाँ से ही शुरू करेंगे। और क्योंकि इसमें अभी बहुत डिटेल में जाना है हम लोगों को कि हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं, फेच करने के बाद उसको कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं, उसको कैसे, है ना, और भी रियल लाइफ में अलग अलग सिनेरियो, थोड़ा सा एक क्लास और भी आने, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेटा चाहे थर्ड पार्टी एपीआई से हम लोग फेच करें या डेटाबेस से फेच करें, ये बार बार हमें यूज करना है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ क्या क्या यूज हो सकता है, ठीक है। कैसे हमें एक ब्लॉक के डेटा को फेच करना है, कैसे हमें एक डायनेमिक डेटा को फेच करना है, जैसे एक प्रोडक्ट है तो उसको कैसे हमें डायनेमिक बनाना है, कैसे कोई अगर स्टैटिक कंटेंट को फेच कर रहे हैं तो उसको कैसे स्टैटिक करना है ताकि हमारा ने रेंडरिंग बार बार ना करना पड़े। काफी सारे कॉन्सेप्ट है फेच वाले सेक्शन में, तो कल फिर से फेच से ही स्टार्ट करते हैं। और जितना बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और इस कोड को एक बार जाकर देख लीजिएगा, ये भी मैंने जो बताया अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, एक बार दोबारा देखेंगे वीडियो तो समझ में सर आ थोड़ा जाएगा। डाउट है। पुराना अगर आपको समझ में आता रहा होगा तो, ठीक है। अदरवाइज कल सर फिर से यहाँ से शुरू करेंगे, फिर आगे बाकी चीजें भी देखना शुरू कर देंगे। 2-3 क्लास में जो ये सारा राउटिंग और फेचिंग वेचिंग ये सारी चीजें वो कर लेंगे। और दिन उसके बाद फिर डेटाबेस पढ़ते हैं, ठीक है। सर हम्म, सर एक डाउट है उसमें। बोलिए। सर जब TSX यूज कर रहे हैं या कहीं कहीं .js यूज कर दे रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? .tsx .js ये मतलब कहाँ कहाँ कैसे क्या यूज करना है। बेसिकली देखिए क्या है ना, हमें जो फाइल बनाना है, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना है। जावास्क्रिप्ट हम लोग पहले पढ़ते थे, बट अभी मॉडर्न सिनेरियो में टाइप स्क्रिप्ट का यूज, टाइप स्क्रिप्ट फाइल का यूज कर, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही ना एक सबसेट है, ठीक है। तो बट वो हमें टाइप स्क्रिप्ट की सेफ्टी दे देता है, इसकी टाइप स्क्रिप्ट वो बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फाइल ही है, ठीक है। उसमें अगर जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट फाइल तो बनानी होगी ना, बस वो है सिंपल। तो जो हम रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही तो बनाते थे, तो बस वही है और कुछ तो नहीं। सर page.js नहीं हम लोग लिख सकते हैं। हाँ लिखिए, मैं लिख तो रहा हूँ ना पेज.js। कहीं कहीं मतलब आपने .tsx लिख दिया है .jsx। मैंने क्या बोला कि लास्ट में तो मैं टीएसएक्स में ही बना, क्योंकि टीएसएक्स इस समय काफी पॉपुलर है। अगर आप बाहर जाके जॉब के लिए जाएंगे तो आपको टाइप स्क्रिप्ट फाइल में ही, टाइप स्क्रिप्ट में ही बेसिकली कोड करवाएंगे, ठीक है। बट बहुत ही माइन्यूट सा चीजें आपको सीखनी होगी। अभी बस आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि टाइप सेफ्टी के लिए फिर हमें ना उसको भी प्रॉप में उसको मैं बार बार को लेना होगा। तो वो चीजें ना आपको थोड़ा कंफ्यूजन देगा, तो मैं सिंपल कोड करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज कर ले रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं, एरर नहीं शो हो रहा है। बट प्रोजेक्ट में आप या तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड जब हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के साथ। तो जावास्क्रिप्ट के साथ भी आप पूरा कोड लिख सकते हो, बट वो क्या होगा कि वो उतना मॉडर्न कोड नहीं होगा, ठीक है। अगर बाहर जाके आप अभी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोग मोस्टली केसेस में आपको टाइप स्क्रिप्ट में ही बोलेंगे लिखने के लिए, तो पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। बट अभी 4-5 केसेज, 4-5 क्लासेज में आपको मैं जावास्क्रिप्ट के साथ में आपको कर रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो टाइप स्क्रिप्ट को लेके, ठीक है। बट आगे जाके जब प्रोजेक्ट बनाएंगे फुल स्टैक का, अभी मतलब कुछ क्लास के बाद, तो फिर टाइप स्क्रिप्ट ही करेंगे, क्योंकि फिर तब तक थोड़ा और फेमिलियर हो चुके हैं, मतलब जावा नेक्स्ट जेएस के कॉन्सेप्ट फेमिलियर हो चुके होंगे, ठीक है चिराग जी, बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए ठीक है, तो करो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा, बट थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिएगा आप लोग, पढ़िए, करते हैं, ठीक है, ओके, यस। ऑल द बेस्ट।